नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। आप सभी का फोकस होगा आने वाले एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम पर। उसी के लिए हमने आज के सेशन में लिया है एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 1 जुलाई 2024 शिफ्ट 3 को आया था। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम जानेंगे कि बचे हुए समय में हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह की अप्रोच हमें रखनी चाहिए, किस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन हमें ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर। 25 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जो कि 10 से 12 मिनट में मैं समझता हूं करने होते हैं, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। अब ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन पेपर को तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग, आपकी वोकैबुलरी और आपकी रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हो, और इसके साथ साथ आपको पता हो कि किस तरह से टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, कैसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और किस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का जिस ऑप्शन में करेक्ट यूज हुआ है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए पहला का एक तो पहली बात तो नजर ये रखिए, 4 सेंटेंस दिए हैं। मैं आपको सिंटैक्टिकली एनालाइज करके दिखा सकता हूं, लेकिन एग्जाम में क्या आप इन 4 सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे? कोशिश ही मत करना, बहुत टाइम जाएगा। हाँ, ये अगर आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन 4 सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करने का क्वेश्चन पेपर में कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल्स के करेक्ट यूज के साथ कौन सा ऑप्शन है, तो आर्टिकल्स देख लो कहां पर है या कहां पर होने चाहिए। देखो यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है, लॉट ऑफ रूल्स। अब लॉट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो लॉट एक नाउन है जो कि रिफर करता है अ लार्ज नंबर और अमाउंट को। लॉट का मतलब होता है अ लार्ज नंबर और अमाउंट। इसके अलावा अब ये जो लॉट है ये काउंटेबल नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा सेंटेंस में कहीं पर भी आर्टिकल्स का स्कोप नहीं है। रूल्स के साथ एक आर्टिकल्स हो सकता है, भाई आर्टिकल्स नाउन से पहले तो आ सकते हैं, लाइफ से पहले डिटर्मिनर उसने लगा रखा है, यहाँ पर आर्टिकल का स्कोप नहीं है, तो यहाँ तो मैं देखूंगा ही नहीं। फ्लरिशिंग हो, टुडे हो, सी हो, यहाँ पर कहीं पर भी आर्टिकल्स का स्कोप नहीं है। आर्टिकल्स के सही या गलत होने का या आर्टिकल के प्रेजेंट होने का जो स्कोप है वो या तो लॉट के साथ है या रूल्स के साथ है, लाइफ के साथ भी नहीं है, क्योंकि पॉजेसिव डिटर्मिनर लगा दिया। रूल्स के साथ आप देखेंगे चारों ऑप्शन में सेम है, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। हमें फोकस करना है लोड पर। क्या आना चाहिए लोड के साथ? अ लोड, एन लोड या द लोड। देखिए मैंने भी आपको बताया कि लोड को हम काउंटेबल नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं, काउंटेबल नाउन ही कंसीडर किया जाता है, और लोड का मतलब होता है लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। यहां समथिंग की जगह रूल्स लिखा है। अ लॉट का मतलब है अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। तो अगर आप इसको सिंगुलरली यूज कर रहे हो तो उससे पहले लगेगा आर्टिकल आ। प्लूरल अगर इसको यूज कर रहे हो तो फिर लिखा जाता है लॉट्स ऑफ समथिंग। लॉट्स ऑफ समथिंग आपने लिखा हुआ देखा होगा, वो तब जब हम लॉट को प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर तो आ आर्टिकल लगा हुआ नहीं है, इस ऑप्शन को हटा दो, यहाँ पर एन लगा दिया, इसको हटा दो, ये सही हो गया। अलॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर दो अलॉट लिखा हुआ है। डिफाइन करने की इसको जरूरत नहीं होती, कोई डेफिनेट अमाउंट या किसी डेफिनेट नंबर को रिफर नहीं करता है लॉट, इसलिए द आर्टिकल तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना है, पहले क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सेंटेंस आपको दिया गया है और हमें इस जो कि गलत है, हमें वो ऑप्शन बताना है जो कि इसको रेक्टिफाई करता हो, करेक्ट करता हो, जो कि सही ग्रामेटिकल अरेंजमेंट के साथ, सही सिंटैक्स और सही सिमेंटिक्स के साथ लिखा हो। पहले तो देख लेते हैं हमें गिवन क्वेश्चन क्या है, एक बार फटाफट नजर मार लेते हैं। हरमित जो है हमारा नाउन है, ये इस तरह से घर पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप घर पे बैठ के 150 क्वेश्चन पेपर इस तरह से कर लेते हैं, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनो जितने भी आपके सामने आते जाए, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को अगर आप इस तरह से बैठ के घर पे कर लेते हैं, आपने अगर इस तरह से प्रैक्टिस घर पे बैठ के की है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर होगी
आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिस्टल क्लियर होगी कि एग्जामिनर एग्जाम में आपको घुमा ही नहीं सकता। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आएगा कि कहां पर क्या लिखा होना था और कहां पर क्या लिखा गया है। हरमीत जो कि एक नाउन है, मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा। इज यहाँ पर लगी हुई है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव हो सकता है, तो एडजेक्टिव भी सही लिखा है। एडजेक्टिव से पहले लिख दिया गया है एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेट करने के लिए एडवर्ब नोट लगा दिया। उसके बाद लिखा है सच एज, और उसके बाद लिखा है उदय, जो कि एक नाउन है। अब जो ये सच एज है ना, ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज। अब इस प्रीपोजिशन फ्रेज का फंक्शन क्या है ये हमें जानना पड़ेगा सेंटेंस को सही या गलत कहने के लिए। ये गलत तो है ही, सही करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि सच एज क्यों गलत है, सच एज का फंक्शन क्या है। कहीं किसी और एग्जाम में, कहीं किसी और सेंटेंस में सच एज आ गया तो कैसे हैंडल करोगे, सच एज का फंक्शन है क्या। देखिए सच एज, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, और ये प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई जाती है पहले दी गई इंफॉर्मेशन को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं तब सच एज प्रीपोजिशन फ्रेज उन एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाई जाती है जो पहले दी गई यानी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को फर्दर क्लैरिफाई करती है। ये लिखवा दूं क्या मैं यहां बात, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा सी लाइक्स आउटडोर एक्टिविटीज। अब आउटडोर एक्टिविटीज तो काफी सारी हैं, वो किस टाइप की पसंद करती है, उन आउटडोर एक्टिविटीज को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं तो हम सच एज लगाकर लिख सकते हैं। सच एज साइकिलिंग, हाइकिंग एंड वॉकिंग। तो सच एज को लगाया है हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए, एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सच एज के द्वारा एग्जाम्पल्स लिखे जाते हैं, किस चीज के एग्जाम्पल्स, जो पहले दी गई इंफॉर्मेशन हो उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए। अब क्या हम यहाँ पर किसी पहले दी गई इंफॉर्मेशन का क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, पहले दी गई इंफॉर्मेशन है क्या, हमने हरमीत के बिहेवियरल स्टेट को बताया कि हरमीत इनोसेंट है नहीं। अब इस सिचुएशन के या इस फैक्ट के या जो भी ओपिनियन है, क्या है ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हमने उदय को इंट्रोड्यूस किया है। क्या हरमीत के इनोसेंट ना होने का एग्जाम्पल हम उदय से देंगे, नहीं। एक्चुअली में हम यहाँ पर किसी इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, हम यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहते हैं हरमीत के इनोसेंस की उदय की इनोसेंस से। हरमीत का जो एट्रीब्यूट हमने बताया है इनोसेंट, उसके इस एट्रीब्यूट की उदय के इसी एट्रीब्यूट से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए सच एज नहीं, दो तरह की फ्रेज हम मोस्टली यूज करते हैं, या तो हम एज स्ट्रक्चर यूज करें, एज स्ट्रक्चर, या फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करें देन लगाकर। कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब किया जाता है जब किसी के एट्रीब्यूट को किसी दूसरी एंटिटी के एट्रीब्यूट से कम या ज्यादा दिखाने की बात की गई है। अगर हम ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इस पर्सन का या इस एंटिटी का ये एट्रीब्यूट इस पर्सन के इस एंटिटी के एट्रीब्यूट के इक्वल है, यानी कि एट्रीब्यूट्स में इक्वालिटी को अगर रिफर करना चाहते हैं तो हमें एज लगाना चाहिए। ये इतनी बेसिक सी बात हो गई। अब ये चार ऑप्शन को जरा एक बार फटाफट सिंटैक्टिकली एनालाइज कर लेते हैं। हरमीत सही लिखा हुआ है, इज लिंकिंग वर्ब लगा दी, नोट एडवर्ब लगा दिया, उसके बाद लगा दिया एज मच एज, उसके बाद लिखा हुआ है इनोसेंट एज उदय। अब देखिए एज इनोसेंट एज उदय को, इस वाली स्ट्रक्चर को आप यहां से देखेंगे, या मैं जनरल वे में बताऊं, ये जो एज स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताई है, एज फिर यहां पर कुछ लिखा होगा, फिर उसके बाद फिर से एज लिखा होगा, फिर यहां कुछ लिखा होगा। अब ये वाला जो एज होता है इस स्ट्रक्चर में, ये जो एज होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये एडवर्ब डिग्री लगाया जाता है कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस एट्रीब्यूट में आप कंपैरिजन चाह रहे हैं उससे पहले लिख दो
चूंकि एडवर्ब है तो किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब से पहले ही लिखा जाएगा, तो बेसिक सी बात हो गई। और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब वो एट्रीब्यूट है जिस एट्रीब्यूट में हम कंपैरिजन चाह रहे हैं, कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये वाला एज एडवर्ब डिग्री के फंक्शन में होता है। ये वाला जो एज है ये एज प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के फंक्शन में होता है। अगर यहां पर कोई नाउन लिखा होगा, अगर यहां पर कोई नाउन लिखा होगा या कोई प्रोनाउन लिखा होगा या कोई नाउन फ्रेज लिखी होगी तो हम इसको प्रीपोजिशन के फंक्शन में कंसीडर कर लेंगे। अगर यहां पर कोई क्लोज लिखी होगी तो हम इसको कंजंक्शन के फंक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये इनका जो है सिंटैक्टिकल एनालिसिस होगी। अब देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन को हमें करना था, एक ही तो कंपैरिजन था यहाँ पर। हरमीत के इनोसेंस एट्रीब्यूट में उदय के हरमीत के इनोसेंट एट्रीब्यूट से उदय के इनोसेंट एट्रीब्यूट को कंपैरिजन करना था। उसके लिए एक एज स्ट्रक्चर काफी थी, दूसरी एक और एज स्ट्रक्चर लगाने की कोशिश की गई है, एज मच लिख दिया गया। एज मच को लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, एज मच को लिखने से सेंटेंस अनग्रामेटिकल हो गया। तो एक ही तो कंपैरिजन था, एक कंपैरिजन के लिए एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर काफी थी, दो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर लिखकर सेंटेंस को अनग्रामेटिकल कर दिया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हरमीत इज नॉट इनोसेंट देन उदय। बाकी सेंटेंस तो सेम है, एज स्ट्रक्चर को हटा के देन लगा दिया। अब देखिए देन को यहाँ पर प्रीपोजिशन के फंक्शन में कंसीडर करूंगा मैं, और इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट उदय। अभी जो देन प्रीपोजिशन लगाया जाता है कंपैरिजन करने के लिए लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड यहाँ पर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर कोई भी मोर या लेस ऐसा कुछ लगा होना चाहिए था, नहीं लगा है। इट मींस ये ऑप्शन भी गलत हो गया। भाई जब हम कंपैरेटिव डिग्री में देन प्रीपोजिशन या कंजंक्शन लगाकर कंपैरिजन करते हैं दो एंटिटीज के किसी एट्रीब्यूट में, तब हम उनमें से किसी एक को किसी दूसरे से कम या ज्यादा दिखाते हैं। तो कम या ज्यादा दिखाने वाला वर्ड कहाँ है? नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज ही नहीं किया गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं, हरमीत इज नॉट एज इनोसेंट मोर देन उदय। देखिए एज एडवर्ब लगाकर सिमिली को इंट्रोड्यूस, सिमिली बोलते हैं इसको, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए, कंपैरिजन में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए यूज की जाने वाली स्ट्रक्चर है, इनको सिमिली कह देते हैं। एज को एडवर्ब डिग्री की तरह इस्तेमाल किया गया इनोसेंट एट्रीब्यूट से, इनोसेंट एडजेक्टिव से पहले उस कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके बाद वाला एज कहीं है ही नहीं, और फिर मोर देन को लगा दिया। तो एज स्ट्रक्चर लगाने की कोशिश कर रहा था इक्वालिटी दिखाने के लिए, एट्रीब्यूट्स में इक्वालिटी दिखाने के लिए। मोर देन स्ट्रक्चर भी लगाने की कोशिश कर रहा है किसी को कम या ज्यादा दिखाने के लिए। दो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को यूज कर रहा है जो कि अलग अलग सिमेंटिक्स के साथ हो, अलग अलग मीनिंग के साथ हो, और दोनों को ही इनकम्प्लीट वे में यूज किया है, दोनों को ही गलत वे में यूज किया है। दूसरे एस का पता नहीं, और ये मोर लगना था उस एट्रीब्यूट से पहले जिस एट्रीब्यूट को ज्यादा दिखा रहे हो, मोर इनोसेंट, इनोसेंट मोर देन कर रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन सही है, हरमीत सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, नॉट एडवर्ब लगा हुआ है, एज इनोसेंट एज उदय, एज एडवर्ब लग गया उस एट्रीब्यूट से पहले जिस एट्रीब्यूट का कंपैरिजन करना है, जिस एंटिटी से करना है, उसको हमने एज प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ दिया उदय। तो दूसरे क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से घर पे प्रैक्टिस करनी है, 2 मिनट में बता के निकल सकता था इस सेंटेंस में ये गलती है, इस तरह से ये सही होगा, लेकिन एक एक ऑप्शन को सिंटैक्टिकली एनालाइज करके दिखाया है कि अगर ये वर्ड आपके सामने लिखा होगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्यों इसे जस्टिफाई नहीं किया सकता। इसी तरह से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है महारत हासिल करने के लिए इंग्लिश में, वरना तो एवरेज मार्क्स लाते रहो, 1 साल की इंग्लिश को 5 साल का प्रोग्राम बना दो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, एक सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बताना है कि किस पार्ट में गलती है, और गलती नहीं है तो नो एरर बता दो। ठीक है, सेंटेंस को एनालाइज करना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी। वाज कंप्लीटेड क्या लगा हुआ है, वाज लगी हुई है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म में, बी की सेकंड फॉर्म, उसके बाद लगा हुआ है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता है क्या बन जाती है, पैसिव स्ट्रक्चर बन जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब थी, पैसिव बन गई।
इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। देन जो वर्ड है वो मैंने अभी बताया प्रीपोजिशन के फंक्शन में भी आ सकता है, कंजंक्शन के फंक्शन में भी आ सकता है। प्रीपोजिशन तो यहाँ पर ये है नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन होता तो भैया कोई नाउन या प्रोनाउन इसके बाद लिखा होता है इसका ऑब्जेक्ट बनकर। यहाँ पर ये कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन कैसे हो रहा है, कैसे इसको जस्टिफाई करूंगा मैं अभी देखेंगे। पहले इस वाली स्ट्रक्चर को जरा देख लेते हैं। मोर क्विकर, आप देखोगे यहाँ पर दो कंपैरेटिव वर्ड लगे हैं, क्विकर, क्विक। क्विक एक एडजेक्टिव होता है, क्विक का मतलब है हैपनिंग और डन समथिंग विद ग्रेट स्पीड। यहां पर लिख देता हूं मैं ऊपर को मीनिंग, क्विक एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैपनिंग और डन समथिंग विद ग्रेट स्पीड। बहुत स्पीड के साथ किसी चीज को कुछ कर दिया आपने तो वो क्या हो गया, क्विक एक्शन हो गया। क्विक एडजेक्टिव है। अब देखिए क्विक एक एडजेक्टिव है और इसकी ईआर फॉर्म को लिखा गया है, यानी कंपैरेटिव फॉर्म को लिखा गया है। मोर भी एक ऐसा वर्ड है जो कि कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, कंपैरेटिव मीनिंग के साथ होता है। तो या तो आप इसको क्विकर ही लिख देते या फिर आप इसको लिखते मोर क्विक। भाई दो तरह से तो सही हो सकता है। इसको अगर सही करने की कोशिश करोगे, इतनी स्ट्रक्चर पर फोकस करो, बाकी सेंटेंस में अभी रिलेट करके दिखाऊंगा। पर क्विकर या तो इसको लिखो मोर क्विक या फिर क्विकर लिखो, एक ही कंपैरेटिव स्ट्रक्चर तो यूज करोगे। दोनों कंपैरेटिव वर्जन, दोनों वर्ड को कंपैरेटिव वर्जन में यूज करने की क्या जरूरत है। अब क्विकर आना चाहिए या क्विक आना चाहिए या मोर क्विक आना चाहिए। देखिए क्विक एक वन सिलेबल एडजेक्टिव है, वन सिलेबल वर्ड है, और वन सिलेबल वर्ड का मतलब है कि जो वोवल साउंड है वो एक सिंगल वोवल साउंड है, इसलिए इसको क्विकर न लिखकर लिखा जाता है मोर क्विक। तो मोर क्विक सही वर्जन होगा। लेकिन क्या मोर क्विक करने से ये सही हो गया? गलती तो यही है, ऑप्शन तो अभी से लगा दो। इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके सामने आ जाता तो क्या करते? मोर क्विक लिखने से क्या ये सही हो गया? देखिए मैंने भी आपको बताया कि ये जो मोर क्विक में क्विक है ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव या तो किसी नाउन से पहले लगाया जाता है उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर वो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट बनकर। कॉम्प्लीमेंट किसके? सब्जेक्ट के, जो कि अपने आप में एक नाउन या प्रोनाउन होगा। तो क्या क्विक यहां पर किसी लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाने वाला कॉम्प्लीमेंट है? क्या यहां पर कोई लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है? वाज तो एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ मेन वर्ब लगी हुई है। वाज को लिंकिंग वर्ब आप नहीं कह सकते, वो तो हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में है। लिंकिंग वर्ब तो खुद अपने आप में मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पर कोई लिंकिंग वर्ब लगी हुई नहीं है। जब लिंकिंग वर्ब नहीं है तो क्विक यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में नहीं आ सकता। यहाँ पर कोई नाउन भी लिखा हुआ नहीं है जिसको आप कह दो कि साहब ये जो क्विक है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया। क्विक एक्शन, क्विक टास्क, क्विक पर्सन, क्विक एक्टिविटी, क्विक जंप, ऐसा कोई नाउन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है जो इसको एडजेक्टिव के फंक्शन में जस्टिफाई कर दे। इसका मतलब ये जो क्विक यहाँ पर एडजेक्टिव बना के आपने लगा रखा है, यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में जरूरत है एडवर्ब मैनर की। इस कंप्लीट के, इस एक्शन के मैनर को रिफर करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना है एक एडवर्ब मैनर। तो क्विक की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्विकली। और ये जो सही स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोर क्विकली। अब मोर क्विकली की जगह कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या लिख दिया? क्विकर लिख दिया। थर्ड का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सेंटेंस को ना आपके सामने कई बार जो है एसएससी आसान बना कर देती है। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि क्विकर की जगह क्विकली होना चाहिए, वो इतना अंदाजा तो लगा ही लेगा कि यार ये भी कंपैरेटिव वर्ड है, ये भी कंपैरेटिव वर्ड है, दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ क्यों आएंगे। ये अंदाजा तो वो लगा ही लेगा और इसी यही अंदाजा लगाकर वो फोर्थ ऑप्शन लगा देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, समझ आपकी जो है इंप्रूव होनी चाहिए। एक सेंटेंस आपको दिया गया है जिसमें एरर है, उस एरर को आइडेंटिफाई करो और करेक्ट सेंटेंस को ऑप्शन से निकालकर बाहर करो। इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर आई वुड हैव अलाउड यू टू गो। इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर। देखिए ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है ये क्लोज्ड कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं,
पहले वाले को हम ओपन कंडीशनल कहते हैं, दूसरे वाले को सेमी क्लोज्ड, तीसरे वाले को कहते हैं क्लोज्ड कंडीशनल या थर्ड टाइप कंडीशनल। कुछ जो है इसको थर्ड टाइप का यानी कि तीसरे टाइप का कंडीशनल कह देते हैं, कुछ कह देते हैं इसको क्लोज्ड कंडीशनल। अब ये है क्या, एक कंडीशन आपको दी गई है, इफ कंजंक्शन लगाकर, इफ कंजंक्शन लगाया जाता है कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो यहां से लेकर इफ से लेकर उस कॉमा तक, अर्लियर तक एक कंडीशन है, उसके बाद उस कंडीशन का रिजल्ट लिखा गया है, ये है इस कंडीशन का रिजल्ट। अब जो थर्ड टाइप कंडीशनल होते हैं जिनको हम क्लोज कंडीशनल भी कह देते हैं, ये पास्ट के किसी ऐसे इवेंट, किसी ऐसे एक्शन, किसी ऐसे सिनेरियो सिचुएशन के बारे में होते हैं जो कि हो गए। अब उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनके बारे में हम कुछ बदल नहीं सकते, इसलिए इनको क्लोज कहा जाता है कि ये सिचुएशन अब क्लोज होगी। हम कर क्या रहे होते हैं, हम इमेजिन कर रहे होते हैं, यानी कि पास्ट में हो गए किसी एक्शन, इवेंट, सिचुएशन या सिनेरियो के बारे में हम इमेजिन कर रहे होते हैं, एक्चुअली में हम उसका अपोजिट इमेजिन कर रहे होते हैं। कोई एक्शन हो गया पास्ट में तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि यार वो ना होता तो ऐसा होता, और कोई एक्शन अगर नहीं हुआ तो हम इमेजिन कर रहे हैं उसके होने को, यार ऐसा हो जाता तो ये रिजल्ट आ जाता। कुल मिलाकर ये जो कंडीशन होती है, ये पूरी की पूरी कंडीशन एक इमेजिनेशन होती है पास्ट के किसी ऐसे एक्शन, इवेंट, सिचुएशन या सिनेरियो के बारे में जो कि खत्म हो गई, जो कि कंप्लीट हो गई। अब चूंकि के कंडीशन इमेजिनेशन में है तो जो इसका रिजल्ट है वो भी इमेजिन रिजल्ट होता है, वो भी हमारी इमेजिनेशन में होता है। और इसी इमेजिनेशन को यानी कि एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो हमारी इमेजिनेशन में हो और जिसका हम कंप्लीशन भी एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई पास्ट का सिनेरियो है, जब कंडीशन कंप्लीशन की होगी, कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ, हम इमेजिन कर रहे हैं कि पास्ट में वो कंप्लीट हो जाता, तो पास्ट में अगर वो कंप्लीट हो जाता, या फिर हम इमेजिन कर रहे हैं कि पास्ट में वो कंप्लीट ना होता, तो इस कंप्लीट कंडीशन की, इस कंप्लीटेड एक्शन का जो रिजल्ट होगा वो भी हमें कंप्लीशन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो भाई वो भी तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इस अनरियल इमेजिन कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें स्ट्रक्चर लगानी होती है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड लगा देंगे हम इमेजिनेशन के लिए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है कंप्लीशन के लिए, यानी कि हम इस एक्शन के कंप्लीट होने को इमेजिन कर रहे हैं। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर लिख रखा है अलाउ, अलाउ नहीं होना चाहिए, यहां पर हो जाना चाहिए अलाउड। कहां लिखा है अलाउड, वो छाट लो, सही हो जाएगा। इफ यू हैड अप्राइज्ड मी अबाउट यू आई वुड अलाउ, ये गलत हो गया, अलाउ यू टू गो गलत हो गया, आई वुड हैव अलाउड यू टू गो, लेकिन यहां पर जो है कैन लिख दिया, ये गलत हो गया। ये हैड अप्राइज्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम अर्लियर, आई वुड हैव अलाउड यू टू गो, ये सही है। यहां पर देखिए परफेक्ट बता दिया, कंप्लीशन में दिखाना है उस कंडीशन को भी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वरना इतनी बात जो मैंने पिछले 4-5 मिनट में बोला हो, किसी स्टूडेंट को ये बात ना भी पता हो तो भी मैं बेसिक सी बेसिक बात समझाते हुए आया हूं। ये जो हैव वर्ड है, ये जो हैव वर्ड है, जब ये हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में होता है तो इसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो हमने 8वीं क्लास में सीखा है, तो सीधे सीधे समझ में आना चाहिए था कि हैव के साथ अलाउड नहीं, अलाउड यूज, थर्ड ऑप्शन। एक और वर्ड इसमें यूज हुआ है अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है, अप्राइज का मतलब होता है टू टेल और इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग। और अप्राइज के साथ ना मोस्टली ऑफ प्रीपोजिशन लगी हुई मिलती है, अबाउट भी लगा देते हैं, अबाउट भी सही है, लेकिन ऑफ लगी होती है यहां पर तो ज्यादा सही होती है। मतलब अप्राइज, अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, ये स्ट्रक्चर मोस्टली अप्राइज के साथ यूज होती है। ऑफ की जगह अबाउट भी लगा देते हैं कई बार राइटर, अबाउट भी सही है लेकिन ऑफ ज्यादा यूज होती है। तो फोर्थ का थर्ड ऑप्शन हो गया। फिफ्थ, ओके,
क्लोज टेस्ट हमारे सामने है। मैं फिर से कहूंगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। क्या लिखा हुआ है? मैनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन। ऑफ का मतलब है यहाँ पर अबाउट से, जैसे कि मैंने अभी बताया पिछले वाले सेंटेंस में अप्राइज के बारे में। मैनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन एज क्यूट एंड कडली। कडली बना है कडल से। कडल करना क्या होता है? कडल एक्टिविटी आपको दिखा देता हूं। ये इस तरह से बाहों में बना है। यहाँ एक मदर अपने चाइल्ड को कडल करके सो रही है, इसको कहते हैं कडल। कडल वर्ब भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। कडल जो वर्ड है ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। क्योंकि ये नाउन हो सकता है तो इसके नाउन वाले फंक्शन को यूज करके कडली बन गया एक एडजेक्टिव, जो कि आपके क्लोज टेस्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मदर अपने चाइल्ड को कडल कर रही है। यहाँ पर दो कपल्स हैं जो एक दूसरे को कडल कर रहे हैं। इस एक्टिविटी को कहते हैं कडल करना। तो कडली हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। एक एक वर्ड को जानते हुए चलेंगे क्योंकि हमें मीनिंग को समझते हुए चलना है। हाउएवर ओबेसिटी मस्ट नॉट बी ब्लैंक दिया हुआ है एज अ हेल्दी साइन। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, ओबेसिटी बना है ओबीज से। एक वर्ड होता है ओबीज। ओबीज का मतलब हो गया एक्सट्रीमली फैट। बच्चों को देखिए जरा कितना फैट है, ये भी मोटी सी है। तो ओबीज का मतलब हो गया एक्सट्रीमली फैट। ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया? ओबेसिटी का मतलब हो गया द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग फैट। ओबेसिटी का मतलब हो गया द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग फैट। ओबेसिटी। वापस आते हैं क्लोज टेस्ट पर। क्या लिखा हुआ है? ओबेसिटी मस्ट नॉट बी एज ए हेल्दी साइन। कि मस्ट यहां पर लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब, नोट यहां पर एडवर्ब हो गया, बी भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में ही है। इसके बाद मेन वर्ब आनी है, क्योंकि ऑप्शन में हम देखेंगे चारों की चारों में वर्ब दी है। तो यहाँ पर ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में है। इसके बाद मेन वर्ब लिखनी है यहां से उठाकर कोई एक। अब बी के बारे में मैं बता दूं कि बी जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो दो तरह के हमारे पास ऑप्शन है, मतलब दो तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है। पहला तो ये कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म तब आएगी बी के साथ जब हम कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और दूसरी स्ट्रक्चर है कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आएगी जब हम पैसिव स्ट्रक्चर को जनरेट करना चाहते हैं, एक्शन डन बाय समबडी एल्स दिखाना चाहते हैं। तो बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए सीन या फिर सीन, यानी कि इन दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को लगाना है। सा और सी को तो यहीं से एलिमिनेट कर दो, सीन आना चाहिए सीन। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब है सी, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। इट मींस इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ होना चाहिए। जिसको देखा, जिस चीज को है, जिस पर्सन को देखा, यहाँ पर तो कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं, सीधे एक प्रीपोजिशन आ गया और उस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। इट मींस अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो आप चेक किया करो कहीं पैसिव स्ट्रक्चर तो नहीं दी गई है, कहीं पैसिव स्ट्रक्चर का यूज तो सेंटेंस में नहीं किया गया है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो मोस्ट प्रोबेबली पैसिव स्ट्रक्चर यूज हो रही होगी। सीन लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। पांचवे का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आगे देख लो 6। उसके बाद एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ ओबीस चिल्ड्रन ग्रो अप दे विल बी मोर प्रोन। उसके बाद ब्लैंक है हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, फिर ब्लैंक डायबिटीज। यानी कि यहां से सेंटेंस स्टार्ट होकर क्या खत्म हो रहा है। यहां पर क्या आना चाहिए? ओबीस चिल्ड्रन ग्रो अप, ओबीस चिल्ड्रन फैट, एक्सट्रीमली फैट चिल्ड्रन। ये एक नॉन फ्रेज होगी जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी, और ये हो गई हमारी फ्रेजल वर्ब यानी कि मेन वर्ब आ गई। उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब, यानी कि ये लगा है हमारा एक क्लोज, ये क्लोज दिया गया है। दूसरा क्लोज ये है कोमा के बाद दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, बी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है तो दूसरी क्लोज है। यानी कि दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए, वेयर, हु, व्हेन, व्हाट। अब देखिए हु
कंजंक्शन हो जाता है, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी हो जाता है। प्रोनाउन के फंक्शन में तो हम ये चाहिए ही नहीं, कंजंक्शन के फंक्शन में चाहिए। और जब ये कंजंक्शन होता है तो ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो क्या रिलेटिव प्रोनाउन हमें यहाँ पर चाहिए? नहीं चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता तो इससे पहले कोई एंटीसीडेंट लिखा होता, नहीं लिखा है, इसको तो आउट ऑफ क्वेश्चन कर दो। व्हाट प्रोनाउन हो जाता है, कंजंक्शन के फंक्शन में आ जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि व्हाट चाहे प्रोनाउन हो या कंजंक्शन हो, इंटेरोगेट करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर किसी तरह का इंटेरोगेशन हो रहा है? नहीं, तो ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। वेयर एडवर्ब हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाएगा। चाहे एडवर्ब हो चाहे कंजंक्शन हो, किसी प्लेस को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। या तो किसी प्लेस को इंटेरोगेट करने के लिए लगाया जाएगा या किसी प्लेस को रिफर करने के लिए लगाया जाएगा। क्या हम यहाँ पर किसी प्लेस को रिफर करना चाह रहे हैं? सेंटेंस को पढ़कर, इस आधे अधूरे सेंटेंस को पढ़ के इसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव करो। इस आधे अधूरे सेंटेंस को पढ़ के ये समझने की कोशिश करो कि क्या हम यहां पर किसी प्लेस को रिफर कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली में हम यहां पर टाइम को रिफर कर रहे हैं कि जब ये सिचुएशन आती है, व्हेन ओबीज चिल्ड्रन ग्रो अप, तो ऐसा होता है। व्हेन एडवर्ब भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है, लेकिन टेम्पोरल फंक्शन में, यानी कि टाइम रिलेटेड फंक्शन में, टाइम को ही रिफर करता है। जब एडवर्ब होगा तो टाइम को इंटरोगेट करेगा, जब कंजंक्शन होगा तो क्लोज के द्वारा टाइम को रिफर करेगा, और जिस क्लोज को जोड़ेगा वो लिखी जाती है टाइम क्लोज। एक्चुअली में हमें यहाँ पर टाइम क्लोज लिखनी है इस वाली एक्टिविटी या स्टेट के होने का। ये कब होती है? जब ये होता है। तो व्हेन यहां पर आ जाना चाहिए कंजंक्शन के रूप में, छठे का थर्ड ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन, व्हेन obese children grow up they will be more prone at, देखिए prone क्या है, will यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, बी यहां पर मेन वर्ब है, और मैंने बताया बी जब मेन वर्ब होती है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये रहा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको प्रोन, यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के फंक्शन में। किसके लिए है कॉम्प्लीमेंट? इस सब्जेक्ट दे के लिए। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के ही होता है, लिंकिंग वर्ब तो लिंक करने का काम करती है। मोर लगा दिया एडवर्ब इस कॉम्प्लीमेंट को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए। प्रोन का मतलब है क्या? प्रोन का मतलब है लाइकली टू डू, गेट और सफर फ्रॉम समथिंग। लाइकली का मतलब प्रोबेबली। कोई पर्सन प्रोबेबली किसी प्रॉब्लम से, बीमारी से सफर करने वाला, तो हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज प्रोन टू दैट डिसीज। यानी कि क्या यूज किया मैंने? टू प्रीपोजिशन यूज किया। प्रोन एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, और टू प्रीपोजिशन के बाद लिखी जाता है वो ऑब्जेक्ट, वो नाउन जिससे वो पर्सन सफर करने वाला हो। हेल्थ प्रॉब्लम्स, दे विल बी मोर प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। एट नहीं, इन नहीं, ऑन नहीं, टू प्रीपोजिशन। और भी कई सारी सिमिलर मीनिंग के, सिमिलर कंटेक्स्ट में यूज होने वाले बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जो अपने बाद टू प्रीपोजिशन को लेते हैं। जरा एक बार देख लो फटाफट इन्हें। बहुत बहुत काम की इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर करके लाता हूं आपके लिए। प्रोन के साथ टू प्रीपोजिशन लगाए, प्रोन टू समथिंग, वल्नरेबल टू समथिंग, ससेप्टिबल टू समथिंग, इनससेप्टिबल टू समथिंग, रेजिस्टेंट टू समथिंग, इम्यून टू समथिंग, अवर्स टू समथिंग। यहाँ पर कोई ना कोई हेल्थ डिसीज, हेल्थ प्रॉब्लम या कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम ही लिखी जाएगी। अवर्स टू समथिंग, अपोज्ड टू समथिंग, इम्परवियस टू समथिंग, responsive to something, unresponsive, accustomed, unaccustomed to something, liable to something, inclined to something, subject to something, addicted to something, committed to something। ये सारे के सारे वो एडजेक्टिव है जो सिमिलर मीनिंग में है। सिमिलर मीनिंग मतलब सिमिलर डोमेन में है, सिमिलर कंटेक्स्ट में है। प्रोन, वल्नरेबल, ससेप्टिबल एक जैसे मीनिंग के हो गए, इनससेप्टिबल अपोजिट मीनिंग का हो गया, रेजिस्टेंस भी अपोजिट मीनिंग का हो गया, इम्यून भी अपोजिट मीनिंग का हो गया, अवर्स भी अपोजिट हो गया, अपोज अपोजिट हो गया, इम्परवियस अपोजिट हो गया, रेस्पॉन्सिव टू समथिंग
अनरेस्पॉन्सिव यानी कि सिमिलर डोमेन में सिमिलर कंटेक्स्ट में यूज होने वाले वर्ड है, सबके साथ टू प्रीपोजिशन लगाए। एक दो अगर में से छूट भी गए हो तो माफी, ईटीसी लिख देता हूं यहां पर, खुद ढूंढ लेना। तो टू प्रीपोजिशन इनके साथ लगाकर चला करो। क्या था हमारा क्वेश्चन? हाँ ठीक है, दे विल बी मोर प्रोन टू हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, ब्लैंक दिया, उसके बाद लिखा हुआ है डायबिटीज। आठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है आठवें क्वेश्चन के ऑप्शन, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद डायबिटीज। नाइदर, नोर और नेवर। लेकिन नेवर को तो हटाई दो, नेवर तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, किसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए लगाया जाता है, तो नेवर तो हटाई दो। यहाँ पर तो एक नाउन लिखा हुआ है ना, डायबिटीज। नाउन से पहले कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आ सकता है, नाउन को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन भी आ सकता है। प्रीपोजिशन तो यहाँ पर लगा ही नहीं है, प्रीपोजिशन आपको ऑप्शन भी नहीं दिया, कंजंक्शन दिए हैं नॉर और। नाइदर जो वर्ड है ये भी या तो आपके एडवर्ब के फंक्शन में होगा या फिर डिटरमिनर के फंक्शन में होगा, कंजंक्शन ये भी नहीं होता, तो इसको भी अपना जो है डिस्कशन से हटा दो। नोर आना चाहिए या और, लेकिन नोर तब आता है जब हमें दो अल्टरनेट ऑप्शंस में से दोनों को निगेट करना हो। नाइदर नोर की स्ट्रक्चर आपने यूज की होगी, यहां पर हम नाइदर लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं हम नोर। नोर जो होता है वो कंजंक्शन के फंक्शन में होता है। यहाँ पर कोई पर्सन या थिंग है, कोई एक्टिविटी है ए, यहाँ पर कोई दूसरी एक्टिविटी है, एंटिटी है बी। अगर हमें इन दोनों को ही निगेट करना है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों को ही जो है निगेट कर रहे हैं, दोनों को ही कंसीडर नहीं करना है, तो पहले वाले से पहले नाइदर लिख देते हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगा देते हैं नोर। अभी जो नाइदर है ये डिटरमिनर भी हो जाता है, एडवर्ब भी, यानी कि यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन होगा तो इसको डिटरमिनर कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कोई एक्टिविटी होगी, कोई वर्ब होगा, तो इसको एडवर्ब कंसीडर कर लूंगा। नोर कंजंक्शन के फंक्शन में रहा, नोर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, यानी कि अगर यहाँ नाउन होगा तो यहाँ भी नाउन होगा, यहाँ प्रोनाउन होगा तो यहाँ भी प्रोनाउन होगा, यहाँ एडजेक्टिव होगा तो यहाँ भी एडजेक्टिव होगा, क्योंकि भैया नोर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, तो ऐसी तो स्ट्रक्चर यहाँ कोई है ही नहीं, नाइदर का कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो नोर को लगाने का तो मतलब नहीं, हमें यहाँ पर लगाना चाहिए और डायबिटीज, लाइक हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, यानी कि दोनों को ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरह हम रिफर कर रहे हैं कि या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये भी हो सकती है, किसी कोई एक जो है कंसीडर कर लो। नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। अब नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कोई नहीं, तो उन दोनों को बताना तो पड़ेगा किन दोनों में से कोई नहीं, तो उन दोनों को बताने के लिए ही नोर लगाकर ए और बी को जोड़ दिया जाता है। ये हो गया आपका आठवें का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हुआ है? टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन, उसके बाद ब्लैंक दिया है, उसके बाद लिखा है इन मैनी कंट्रीज। देखिए आर्टिकल लगा है अ कॉमन, आर्टिकल लगाते हैं नाउन से पहले, कॉमन हो गया एडजेक्टिव, इट मींस यहाँ पर नाउन ही आना चाहिए। अब कौन सा होगा इनमें नाउन? चारों नाउन हो सकते हैं, माइट भी, लाइट भी, टाइट भी, शाइट भी। देखिए माइट का मतलब क्या होता है? एक तो माइट मोडाली होता है, मोडाल होता है, मे का पास्ट है और पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट को मोडाल की तरह यूज कर लेते हैं। दूसरा माइट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर या फोर्स। तो यहां पर क्या कॉमन फोर्स की बात की जा रही है? कॉमन पावर यानी ओवरवेट चिल्ड्रन कोई फोर्स है, किसी तरह की कोई पावर है नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। लाइट का मतलब क्या है? देखिए लाइट का एक तो मतलब यही है द ब्राइटनेस कमिंग फ्रॉम द सन, सूर्य से सन से जो ब्राइटनेस आती है, या फिर ट्यूब लाइट से, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक डिवाइस से जो ब्राइटनेस आती है उसको हम लाइट कह देते हैं। ये नाउन के फंक्शन में ये मीनिंग हो गया, द ब्राइटनेस कमिंग फ्रॉम द सन एंड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और डिवाइसेस। इसके अलावा लाइट का क्या मतलब होता है? लाइट का मतलब नॉट हैवी या वेइंग लेस।
जिसका वेट कम हो। आपने कुछ उठा के देखा, उसका वजन बहुत कम है, आप तो कह दोगे तो लाइट है। आपने भोजन खाया लेकिन कम खाया, आप कह दोगे मैंने लाइट फूड लिया, लाइट डाइट है मेरी। तो ये हो गया इसका दूसरा मीनिंग। दोनों ही मीनिंग में लाइट यहाँ नहीं आना है। टाइट का मतलब क्या है? टाइट का मतलब है नॉट लूज, जो ढीला ना हो उसको टाइट कह देते हैं। ये एडजेक्टिव है, इसके नाउन होने का कोई स्कोप नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही हटा दो। हमें तो नाउन लिखना है ना यहाँ पे, उससे पहले एडजेक्टिव और आर्टिकल लगा रखे हैं। यहाँ आ जाएगा साइट। साइट का मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, साइट का एक मतलब तो होता है विजन, आपका आपकी एबिलिटी, द एबिलिटी टू सी। साइट का मतलब हो जाएगा, साइट जब नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा द एबिलिटी टू सी, यानी कि विजन। दूसरा इसका मीनिंग हो जाएगा वो व्यू जो किसी की आंखों के सामने हो। समवंस व्यू, समवंस व्यू, यानी कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे सामने कैमरा है और मेरे स्टूडियो की, मेरे रूम की दीवार है। आपके सामने क्या है? आपके सामने आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। तो आपकी आपकी साइट क्या हो गई? आपकी साइट हो गई जो इस समय आप देख रहे हैं, वो आपकी साइट हो गई जो किसी के व्यू में हो, जो आंखों के सामने चल रहा है, उसको साइट कहा जाता है। तो टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग ए कॉमन साइट। गांव की भाषा में कहूं तो साइट का मतलब हो गया यहाँ पर दृश्य, मेरे ख्याल से। टुडे ओवरवेट चिल्ड्रन आर बिकमिंग अ कॉमन साइट इन मैनी कंट्रीज। 9th का 9वें क्वेश्चन का 4th ऑप्शन आपको लगाना था। आगे चल लेते हैं, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वंदे मातरम को छोड़ दो, हिंदी का वर्ड है अपोइग्नेंट। पोइग्नेंट सही लिखा हुआ है, मीनिंग में भी बता दूंगा। ऑब्वियसली सही लिखा हुआ है, मीनिंग में भी बता दूंगा। इनडिस्प्यूटेबली गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ए नहीं होता है, ए होता है। इनडिस्प्यूटेबली, इनडिस्प्यूटेबली बना है डिस्प्यूटेबल से या इनडिस्प्यूटेबल से, और इनडिस्प्यूटेबल बना है डिस्प्यूटेबल से, डिस्प्यूटेबल बना है डिस्प्यूट से। डिस्प्यूट का मीनिंग समझ गए तो सबका मीनिंग समझ गए। डिस्प्यूट का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन तो ये हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन लगा दूंगा। मीनिंग समझ लेते हैं इनके, अच्छे वर्ड लिखे हुए हैं। एक वर्ड प्रीमियर लिखा हुआ है, 4 बढ़िया वर्ड है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है। जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। डिस्प्यूट का मतलब एन आर्ग्यूमेंट, एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर किसी तरह का डिसएग्रीमेंट क्या होता है? डिस्प्यूट होता है। एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट ओवर समथिंग। देखो, इंग्लिश में मीनिंग को पढ़ने और समझने का सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं क्या है? प्रीपोजिशन का हिसाब समझ में आने लगता है कि किस तरह के वर्ड के साथ किस तरह की प्रीपोजिशन का यूज होना नेचुरल कंसीडर किया जाता है। एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट ओवर समथिंग, ओवर प्रीपोजिशन यूज किया। अब ये वर्ड कहीं भी आपके सामने क्लोज टेस्ट वगैरह में कहीं आ गए तो आप नेचुरल वे में ओवर को उठा के लगाओगे। डिस्प्यूट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब हो गया टू आर्ग्यू या टू डिसएग्री। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूट से बना है डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूटेबल का मतलब हो गया एबल टू बी डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेबल एक एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हो गया एबल टू बी डिस्प्यूटेड, मतलब जिसको डिस्प्यूट किया जा सके। अब डिस्प्यूट किसको किया जा सकता है? जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, जिसमें कोई गलती हो, जिसको चैलेंज किया जा सकता हो। यानी कि एक इसका मीनिंग हो गया ओपन टू चैलेंज, या जो कि ओपन टू चैलेंज और क्वेश्चन, जिस पर सवाल उठाया जा सके। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसमें कोई गलती है, किसी तरह का फॉल्ट है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। हाँ भैया ये कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया, तो उसको कहा जाएगा डिस्प्यूटेबल, यानी कि जो क्वेश्चनेबल हो, ओपन टू चैलेंज हो, क्वेश्चनेबल हो। ये भी लिखवा देता हूं, ये हो गया डिस्प्यूटेबल का मतलब। इसका ही अपोजिट हो गया इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल किसको कह सकते हैं? जिस पर विवाद नहीं उठा सकते। किस पे विवाद नहीं उठा सकते? जिसमें कोई गलती ना हो,
जो सब ठीक ठाक हो, उसको कैसे उस पर सवाल उठा सकते हो? तो इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया अनेबल टू बी चैलेंज्ड, अनेबल टू बी चैलेंज्ड और क्वेश्चन। ठीक है, या जो सही हो, ट्रुथ हो मतलब फैक्ट हो, सर्टेन हो मतलब जो ठीक हो, ट्रुथ और वैलिड, ये लिख देता हूं। मेन मीनिंग तो ये आएगी। अब इस इंडिस्प्यूटेबल से ही बना है इंडिस्प्यूटेबली, इंडिस्प्यूटेबली जो कि एडवर्ब के फंक्शन में। यार ये बोर्ड कब यूज करना आएगा मुझे? इंडिस्प्यूटेबली एडवर्ब मैनर, ये हो गया ये वर्ड। फिर एक वर्ड आया था पोइग्नेंट। पोइग्नेंट का मतलब है कोजिंग अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। पोइग्नेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कोजिंग अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस। फिर एक वर्ड आया था ऑब्वियसली। ऑब्वियसली बना है ऑब्वियस से, एक वर्ड होता है ऑब्वियस, ऑब्वियस है एडजेक्टिव। ऑब्वियस का मतलब है एबल टू बी सीन, रिकॉग्नाइज्ड इजिली। कुछ भी ऐसा जिसे आसानी से देख लिया जाए, आसानी से नोटिस कर लिया जाए, आसानी से ऑब्जर्व कर लिया जाए, आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, उसको हम कह देते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियसली का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली है एक एडवर्ब मैनर, एडवर्ब मैनर, इसी में एलवाई लगाकर ये बन गया। ऑब्वियसली है एक एडवर्ब मैनर जो किसी ऐसे मैनर को रिफर करेगा जिसको आसानी से देख लिया जाए, आसानी से समझ लिया जाए, पहचान लिया जाए। ऑब्वियसली का मतलब हो गया इन एन ऑब्वियस मैनर, इन एन ऑब्वियस मैनर। फिर एक वर्ड आया है प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब है बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हो गए 10वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन हमारा, हमें टिक करना था और मीनिंग हमें पता है। 11वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, और अंडरलाइन वर्ड है डोगमेटिक। डोगमेटिक का क्या मतलब होता है? डोगमेटिक एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर बिलीफ और ओपिनियन एज ट्रू। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने ओपिनियन को, अपने बिलीफ को स्ट्रोंगली एक्सप्रेस करे, ये मानकर कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तुम कुछ भी कहते रहो, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा डोगमेटिक। डोगमेटिक के लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं। इमेज से ना चीजें सही से पकड़ में आ जाती है और ज्यादा समय तक हमारी ध्यान में रहती है, मेमोरी में रहती है। इमेज को हमारा दिमाग ज्यादा समय तक रखता है कंसीव करके। देखिए ये पर्सन है, ये पर्सन क्या कह रहा है? आई एम राइट यू आर रॉन्ग। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तुम गलत कह रहे हो। तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, मेरी बात सही है। तो ऐसा पर्सन जो अपनी ओपिनियन को, अपने बिलीफ को सही कंसीडर करता हो, दूसरे चाहे कुछ भी कहते रहे, चाहे वो खुद गलती क्यों ना हो, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा डोगमेटिक। डोगमेटिक को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो डोगमेटिक का मतलब हो गया एक्सप्रेसिंग वंस ओपिनियन और बिलीफ एज ट्रू। इसको तो यही लग रहा है जो मैं कह रहा हूं सही है, तुम कुछ भी कहते रहो। या फिर रिजिडली ओपिनियनेटेड हो, कोई ऐसा पर्सन जो अपनी ओपिनियन पर टिका रहे। रिजिडली, रिजिडली ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड
और डोगमेटिक का सिनोनियम है, कहीं पर लिखने को आ जाए तो लिख देना। ओपिनियनेटेड का मतलब हो गया जो अपनी ओपिनियन पर टिका रहे, अपनी ओपिनियन पर पक्का रहे, उसको चेंज ना करे, ये हो गया डोगमेटिक का मतलब। अब हमें क्या बताना है इसका, सिनोनियम या एंटोनियम? एंटोनियम बताना है। क्या हो जाएगा? बायस्ड, केयरलेस, डिसऑनेस्ट। देखिए केयरलेस और डिसऑनेस्ट तो हटा ही दो, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। बायस का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको इमेज के द्वारा समझा देता हूं। बायस का मतलब होता है एक अनरीजनेबल प्रेफरेंस जो किसी के फेवर में हो या किसी के अगेंस्ट में हो। आपके दिमाग में प्रेफरेंस होते हैं ना, आप बिना किसी वैलिड रीजन के किसी को सही या किसी को गलत मान लेते हैं, तो इसको कहा जाता है, इस प्रेफरेंस को कहा जाता है बायस। बायस का मतलब हो गया, जैसे यहां पर इसके दिमाग में ये मान चुका है कि ये जो पर्सन कर रहा है सही है, ये जो पर्सन कर रहा है गलत है, क्योंकि इसने टाई लगा रखी है, फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, ये सही है। इस पर्सन के बड़े बाल हैं मेरे जैसे, टाई नहीं लगा रखी, फॉर्मल कपड़े नहीं, टी शर्ट पहन के बैठा है, तो इस पर्सन को लग रहा है ये गलत है, इसको कहते हैं बायस। मतलब कोई भी ऐसा अनरीजनेबल प्रेफरेंस, कोई भी ऐसा अनरीजनेबल लाइक और डिसलाइक जो किसी के फेवर में हो या किसी के अगेंस्ट में हो, जिसका कोई कोई ठोस वैलिड रीजन ना हो, बस ऐसे ही हम मान के बैठ गए, उसको कहा जाता है बायस। बायस का मतलब हो गया एन अनरीजनेबल प्रेफरेंस और प्रीजुडिस। प्रीजुडिस जो है बायस का सिनोनियम है, अंडरलाइन कर देता हूं इस वर्ड को। प्रीजुडिस फॉर और अगेंस्ट समथिंग और समवन, जो किसी के फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। इस पर्सन का जो बायस है इसके अगेंस्ट में है, इसके फेवर में है, इसको कहा जाता है बायस। बायस यहां पर नाउन है। इसी बायस को हम वर्ब के फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, तभी हो जाएगा टू कोज समवन और समथिंग टू हैव बायस। यहां पर क्या यूज किया गया है, इसी वर्ब में ईडी लगाकर आपके सेंटेंस में, आपके क्वेश्चन में यूज किया गया है। मैं इसको हटा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। क्या यूज किया गया है, बायस वर्ड को वर्ब के फंक्शन में यूज करके ईडी लगा दिया गया है, बायस्ड। बायस्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, और बायस का मतलब क्या हो जाएगा, बायस का मतलब हो जाएगा शोइंग अनरीजनेबल प्रेफरेंस लाइक और डिसलाइक फॉर और अगेंस्ट समवन और समथिंग, फॉर और अगेंस्ट समवन और समथिंग। ठीक है, शॉर्ट में कर देता हूं। तो ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। डोगमेटिक का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो अपनी ओपिनियन पर टिका रहे, जो दूसरा कुछ भी कहे लेकिन अपने आप को ही सही मानता हूं। तो बायस का इससे कोई लेना देना नहीं है। एंटोनियम हो जाएगा डोगमेटिक का अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब क्या है, अनेबल का मतलब है विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन। कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई एडवाइस दो, अपनी ओपिनियन बताओ, कोई सजेशन दो, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, मान ले, मतलब तुम्हारी बात। डोगमेटिक एक ऐसा पर्सन जो तुम्हारी मान ही नहीं रहा, जो सोच के बैठा है मैं सही हूं तुम गलत हो। अमेनेबल हो गया विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन, कोई ऐसा पर्सन जो आपके सजेशन को एक्सेप्ट कर ले। या विलिंग टू चेंज, विलिंग टू चेंज और बी इन्फ्लुएंस्ड, जो इन्फ्लुएंस हो जाए आपकी ओपिनियन से। विलिंग टू चेंज और इन्फ्लुएंस्ड, विलिंग टू चेंज और बी इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सजेशन। कोई ऐसा पर्सन जो आपके सजेशन की वजह से, सजेशन को एक्सेप्ट करके चेंज हो जाए, उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको कह देंगे अमेनेबल। तो इसका सही एंटोनियम हो जाएगा डोगमेटिक का अमेनेबल। दो वर्ड और दिए हैं आपको, स्टबर्न और इनफ्लेक्सिबल। इनका मतलब भी समझ लेते हैं।
देखिए स्टबन और डोगमेटिक, स्टबन, डोगमेटिक और इनफ्लेक्सिबल सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड हैं। स्टबन का मतलब भी यही होता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, इसकी मम्मा इसको कह रही है रुक जा, मान जा, मत खेल, पढ़ ले जाकर, लेकिन नहीं, उसको मानना ही नहीं है। तो स्टबन एक ऐसे पर्सन को कहा जा सकता है जो कि रिजिडली डिटरमाइंड हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। स्टबन का मतलब हो गया शोइंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब डिटरमाइन करके बैठा हो, निश्चय करके बैठा हो। डिटर्मिनेशन showing strong determination not to change वंस पोजीशन और स्टैंड। मतलब इसका जो स्टैंड है कि मुझे मोबाइल से खेलना ही है, इसकी जो मेंटल पोजीशन है कि मुझे मोबाइल से खेलना ही है, उसको चेंज ना करने का निश्चय करके बैठा है। शोइंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस स्टैंड और पोजीशन, ये इसका जनरल मीनिंग है। डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो ऐसे ही लिखा आता है। इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझाने की, आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं और दिखा देते हैं। ये देखिए, बच्ची मुंह बना रही है, मम्मी पापा को समझा रहे हैं, मम्मी पापा को समझा रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना, मुंह बना के बैठी है। मतलब अपने स्टैंड और अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर इस बच्चे को देखे कानों पे हाथ रख, जो बोलना है बोलते रहो, मुझे जो करना है करूंगा। इन बच्चों को कहा जा सकता है स्टबन चाइल्ड, जो कि किसी भी चेंज के अगेंस्ट है। एक मीनिंग और लिखा देता हूं, अपोज्ड टू चेंज। अपोज्ड टू चेंज और सजेशन, जो किसी भी सजेशन और किसी भी चेंज के अगेंस्ट है, अपोज में है। इनको कहा जा सकता है स्टबन पर्सन या स्टबन चाइल्ड। एक मीनिंग और निकल के आ जाता है स्टबन का सिमिलर सा, कोई भी ऐसी थिंग या कोई भी ऐसा एनिमल या पर्सन जो अपनी पोजीशन को, फिजिकल पोजीशन को चेंज ना करे। यहां पर हम स्टबन के मीनिंग को देख रहे थे, वो मेंटल पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। स्टबन एक ऐसा पर्सन जो अपनी मेंटल पोजीशन को, अपने मेंटल स्टैंड को चेंज ना करे, या मेंटल पोजीशन या स्टैंड को चेंज ना करने का डिसीजन लेके बैठा। यहां पर हम स्टबन को फिजिकल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। मतलब एक ऐसा थिंग, एक ऐसा एनिमल जो हिलना ही नहीं चाहता, जो अपनी फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। यहां पर लिख देते हैं नॉट या डिफिकल्ट टू मूव, डिफिकल्ट टू मूव, चेंज और डील विद, इसको भी स्टबन कहा जा सकता है। देखिए वो पीछे से धक्का दे रहा है, वो आगे से खींच रहा है, बट ये जो एनिमल है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए राजी नहीं है। इसको कहा जा सकता है स्टबन एनिमल। फिर एक वर्ड आपके सामने आया था इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल बना है फ्लेक्सिबल से। फ्लेक्सिबल का मतलब है, फ्लेक्सिबल का मतलब है एबल टू चेंज। इनफ्लेक्सिबल हो गया इसका उल्टा, एबल टू चेंज और मूव, एबल टू चेंज और मूव, इनफ्लेक्सिबल हो गया इसका उल्टा। ये हो गए आपके क्वेश्चन में आए हुए सारे वर्ड। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डोगमेटिक का हो गया था अमेनेबल, सेकंड ऑप्शन था। 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कंपनी डू नॉट ब्रोक द लॉ एट एनी टाइम। देखो पाप कर दिया इसने, डू हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है और उसके बाद लगा दी वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है और ब्रोक लगा दी यहाँ पर सेकंड फॉर्म। बिल्कुल ही पाप कर दिया। पहली बात तो डू भी यहाँ पर गलत है, हमें वो बताना है ना, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट करने वाला सही ऑप्शन हमें बताना है। पहली बात तो कंपनी हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, डू आने नहीं था, डज आना था, और डज जब लगा दी हमने तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ब्रेक आना चाहिए था। कहां पर लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में।
अब इतने आसान क्वेश्चन पर तो हम जो है अपना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, आगे चल लेते हैं। 12वें का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 13वें पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है इंटीग्रल। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे अगर इसका एंटोनियम बताना है, मैं सॉरी, मैं इसके मीनिंग को देखूंगा। अगर मुझे इसका मीनिंग पता है तो मैं ऑप्शन से उठाकर वर्ड को सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है तो इसके एग्जैक्ट मीनिंग को पता करने के लिए मैं सेंटेंस को पढ़ सकता हूं, लेकिन मुझे तो इसका मीनिंग पता है। इंटीग्रल का मतलब होता है एसेंशियल और नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग। इंटीग्रल यहीं पे बता देता हूं। इंटीग्रल का मतलब होता है एसेंशियल और नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग। जो किसी का नेसेसरी पार्ट हो उसको कहा जा सकता है इंटीग्रल। एडजेक्टिव है। या फिर सेपरेट ना हो, जो किसी से सेपरेट ना हो। सेपरेट, ए है, ये है। जो किसी से सेपरेट ना हो, अलग ना हो, उसको अलग तरीके से ना देखा जाए, उसको उसी का पार्ट समझा जाए। एसेंशियल और नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग को कहा जाता है इंटीग्रल। तो एसेंशियल तो इसका सिनोनियम ही हो गया, हमें बताना है एंटोनियम। टोटल का कहीं से कोई मतलब नहीं। इनहेरेंट का मतलब भी यही होता है। इनहेरेंट का मतलब होता है नेचुरल और बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग। नेचुरल और बेसिक। एज लगाओ यहां पर। ऐसा कुछ भी ऐसा जो जरूरी हो किसी के पार्ट के रूप में, है ना। नेचुरल और बेसिक एज ए पार्ट ऑफ समथिंग, एज ए पार्ट ऑफ समथिंग। इनहेरेंट, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। एक्स्ट्रा, इसका एंटोनिम हो गया। देखिए एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है। आपको 4 रोटी की भूख है, तो 4 रोटी हो गई आपके लिए एसेंशियल, जरूरी। मम्मी ने 2 रोटी ज्यादा रख दी थाली में, तो ये क्या हो गई? मोर देन नेसेसरी। तो एक्स्ट्रा का मतलब हो गया मोर देन नेसेसरी। मतलब जितनी आपको जरूरी थी वो थी 4, मम्मी ने 6 रोटियां रख दी, तो ये मोर देन नेसेसरी होगी, ये हो गई एक्स्ट्रा। तो हम नेसेसरी या इसेंशियल के अपोजिट को ढूंढ रहे हैं, हालांकि इसका एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए था नॉट नेसेसरी। मोर देन नेसेसरी को ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में बाकी ऑप्शन तो और बेकार है। 13वें का 4th क्वेश्चन। अब इसमें इस क्वेश्चन में एक वर्ड और आया है जिस पर मेरी नजर पड़ रही है, एग्जैजरेशन। इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। एग्जैजरेट का क्या मतलब होता है? एग्जैजरेट का मतलब होता है, यहीं पे बता देता हूं, काफी जगह है। एग्जैजरेट का मतलब होता है तो, ये तो नाउन लिखा हुआ है, ये नाउन बना है वर्ब एग्जैजरेट से। एग्जैजरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लार्जर, बेटर और वर्स देन इट इज इन रियलिटी। कोई भी थिंग, कोई भी फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन जितना है उससे ज्यादा खराब बताना। कोई चीज खराब है लेकिन तुम उसको बता रहे हो और ज्यादा खराब। कोई चीज बढ़िया है, तुम उसको और बढ़िया बता रहे हो, ज्यादा बढ़िया बता रहे हो। कोई चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हो। कोई चीज लार्ज है, आप उसको ज्यादा लार्ज बता रहे हो। मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी सिचुएशन, इवेंट, एक्शन, फैक्ट, इंफॉर्मेशन या डिटेल को बताना एग्जैजरेट करना होता है। खराब चीज को ज्यादा खराब बताना, बढ़िया चीज को बट ज्यादा बढ़िया बताना। बढ़ा चढ़ाकर करते हैं ना, हम भी आपस में कई बार ये इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये होता है एग्जैजरेट करना, टू मेक समथिंग लार्जर, बेटर और वर्स देन इट इज इन रियलिटी। रियलिटी में कोई चीज जैसी है उससे ज्यादा खराब या उससे ज्यादा बढ़िया या उससे ज्यादा बड़ी या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको बताना। 13 का 4th ऑप्शन हो गया। एग्जैजरेट का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। रेस्पेक्ट का
अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना, रेस्पेक्ट का ऑनर होना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट, इनवैलिडेट या अटेंड। रेस्पेक्ट का तो ऑनर ही होना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट तो इसका अपोजिट हो गया। अटेंड का मतलब होता है टू गो टू अ प्लेस और एन इवेंट, और एन इवेंट, ये एक वर्ब है। इनवैलिडेट का मतलब क्या होता है? इनवैलिडेट बना है वैलिडेट से। वैलिडेट का मतलब है टू मेक समथिंग वैलिड, टू मेक समथिंग वैलिड। इनवैलिडेट का मतलब हो गया टू मेक समथिंग वैलिड। वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड का मतलब जो एक्सेप्टेबल हो, जो कि रीजनेबल हो, ट्रुथ पे बेस्ड हो, आप उसी तो वैलिड कह सकते हैं। मैंने आपसे कुछ कहा, आप कहोगे सर ये तो वैलिड नहीं है, ये तो वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा आर्ग्यूमेंट रीजनेबल नहीं है, ट्रुथ पे बेस्ड नहीं है, तभी तो आप उसको कह सकते हो कि नहीं सर ये वैलिड नहीं है। अगर वो ट्रुथ पे, रीजन पे बेस्ड है तो आप क्या कहेंगे? वैलिड है। सर एक्सेप्टेबल, तो वैलिड का मतलब हो गया एक्सेप्टेबल। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाते हुए चल रहा हूं, या बेस्ड ऑन ट्रुथ। इसीलिए मेरे जो है ये 25 क्वेश्चन की वीडियो दूसरे लोगों की 100-200 क्वेश्चन की वीडियो पर भारी पड़ेगी। बताना था इनवैलिडेट को, बता रहा हूं वैलिड को। मेक, टू मेक समथिंग वैलिड मतलब एक्सेप्टेबल, या बेस्ड ऑन ट्रुथ और रीजन। हो गया 14 का फर्स्ट। आगे देख लेते हैं। शेम, शेम का क्या मतलब है? देखिए शेम जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। सेम जब नाउन होगा तो इसका मतलब होगा अ फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन, या फिर अ फीलिंग या अ लॉस ऑफ रेस्पेक्ट और ऑनर। क्या? लॉस ऑफ रेस्पेक्ट और ऑनर। रेस्पेक्ट का लॉस या ऑनर सेम कहलाता है। सेम जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू मेक समवन फील असेम्ड। अब इसका एंटोनियम बताना है हमें। फियर हो सकता है क्या? नहीं। डिसग्रेस हो सकता है क्या? नहीं। डिसग्रेस तो इसके सेम मीनिंग में हो गया। डिसग्रेस का क्या मतलब है? डिसग्रेस का मतलब समझ लेते हैं। डिसग्रेस का मतलब है लॉस ऑफ रेस्पेक्ट, सीधे सीधे सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड है, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट। या फिर डिसग्रेस जब वर्ब होगा तो उसका मतलब हो गया टू ब्रिंग सेम, टू ब्रिंग शेम। मतलब डिसग्रेस और सेम एक ही जैसे मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड हैं। तो हमें सिनोनियम थोड़ी चाहिए, हमें तो एंटोनियम चाहिए। डिफेमेशन, डिफेमेशन बना है फेम से। एक वर्ड होता है फेम, फेम होता है नाउन, और फेम का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नोन और रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। द स्टेट ऑफ बीइंग नोन और रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल। कोई पर्सन, बहुत लोग उसको पहचानते हैं, बहुत लोग उसको जानते हैं, तो ये क्या है? ये स्टेट, ये अवस्था क्या है? उसका फेम है। फेम से ही बना है फेमस। कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत लोग जानते हो, पहचानते हो, उसको क्या कह देंगे आप? फेमस कह देंगे। फेमस है एडजेक्टिव, ये बना है इस नाउन से। तो फेम से एक वर्ड बना है डिफेम। डिफेम एक वर्ब हो गई, और डिफेम का मतलब हो गया टू स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ समवन और समथिंग, टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ समवन और समथिंग। किसी पर्सन की, किसी थिंग की, किसी ग्रुप की, कुछ लोगों की रेपुटेशन को डैमेज करना, कुछ उनके बारे में कह देना, कुछ उनके बारे में लिख देना जो कि नेगेटिव हो। जरूरी नहीं है गलत हो सकता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन उनके एंगल से वो नेगेटिव हो, तो उनकी रेपुटेशन को डैमेज करना, डिफेम करना होता है। टू डैमेज द रेपुटेशन
reputation of someone or something by saying or writing negatively about them. तो डिफेमेशन भी जो है, डिफेमेशन हो गया नाउन, इस एक्टिविटी को कह देंगे डिफेमेशन। ये भी जो है इसी तरह के सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है। इसका एंटोनियम हो जाएगा प्राइड। सेम का एंटोनियम प्राइड ही हो सकता है इन चारों ऑप्शन में। बहुत ही आसान सी बात है ये समझना। प्राइड के मीनिंग को समझ लेते हैं। प्राइड को किस तरह से यूज किया जाता है। प्राइड हो गया नाउन, और प्राइड का मतलब हो गया अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। देखिए प्राइड वर्ड का मतलब हो गया फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। कोई पर्सन अगर ये समझता है कि वो दूसरों से बेटर है, बढ़िया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी उसका प्राइड हुआ। कोई पर्सन अगर ये मानता है कि मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है और इस वजह से वो प्लेजर फील करता है, हैप्पी फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है, ये भी उसका प्राइड। तो प्राइड को दो तीन कंटेक्स्ट में यूज कर लिया जाता है। फीलिंग यही होती है रेस्पेक्ट की। एक मतलब और होता है प्राइड की, वो मैं इमेज के द्वारा दिखा देता हूं। प्राइड का मतलब होता है अ फैमिली ग्रुप ऑफ लॉयल। फैमिली ग्रुप ऑफ लॉयल, अ फैमिली ग्रुप ऑफ लॉयल। बहुत सारे शेर जो है ये एक फैमिली ग्रुप है, तो इस फैमिली ग्रुप को कहा जाएगा प्राइड। आगे चल लेते हैं। 16 ब्रेव का सिमिलर मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ड बताना है, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट लगाना है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में सब्स्टिट्यूट वही हो सकता है जो ब्रेव के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करे। तो ब्रेव का सिनोनियम ही हमें बताना है। ब्रेव का फियरलेस, अनअफ्रेड, टिमिड और कवर्डली। देखिए कवर्डली और टिमिड तो बिल्कुल ही हटा दो, ये तो अपोजिट मीनिंग में है। टिमिड का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं। टिमिड का मतलब होता है फियरफुल या इजिली फ्राइटेंड। टिमिड का जो मीनिंग है वो हम अच्छे से दूसरे बोर्ड पर लिखते हैं। टिमिड एडजेक्टिव है। टिमिड का मतलब है फियरफुल या इजिली फ्राइटेंड। कोई ऐसा पर्सन जिसे आसानी से डरा दिया जाए उसको कहा जाएगा टिमिड। या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही साई हो या नर्वस हो किसी बात को लेकर, उसको कह सकते हैं टिमिड। कोई ऐसा पर्सन जो ब्रेव ना हो, नॉट ब्रेव। कोई ऐसा पर्सन जो कि कॉन्फिडेंट ना हो, नॉट कॉन्फिडेंट। किसी भी सिचुएशन को लेके कॉन्फिडेंट ना हो, टिमिड कह सकते हैं। हालांकि नॉट कॉन्फिडेंट इसका एग्जैक्ट जो है मीनिंग नहीं है। नॉट ब्रेव और कॉन्फिडेंट लिख दो यहाँ पर, नॉट ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट लिख दो यहाँ पर, इसी मीनिंग में घुसा देता हूँ। कोई ऐसा पर्सन जो फियरफुल हो, जिसको आसानी से डरा दिया जाए, जो बहुत ही साई हो, बहुत ही नर्वस हो किसी चीज को लेकर, जो कि ब्रेव ना हो, जिसका कॉन्फिडेंस कम हो, उस पर्सन को कहा जाता है टिमिड। हमें तो यहाँ पर ब्रेव के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड लगाना था, तो अपोजिट हो गया। कावर्डली का मतलब आपको पता ही है। कावर्डली बना है कॉवर्ड से। कॉवर्ड होता है नाउन। कॉवर्ड होता है कोई ऐसा पर्सन जो ब्रेव ना हो, जिसमें करेज ना हो। कॉवर्डली हो गया एडजेक्टिव। कॉवर्डली का मतलब हो गया नॉट ब्रेव। हमें तो ब्रेव के मीनिंग को कन्वे करने वाला वर्ड लगाना है, अपोजिट मीनिंग में चला गया। दो वर्ड ऐसे हैं, फियरलेस और अनअफ्रेड, जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब इनके बीच के मीनिंग के इनके जो मीनिंग है उसके बीच के डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा कि फियरलेस आना चाहिए या अनअफ्रेड आना चाहिए। ठीक है, फियरलेस का मतलब क्या है? फियरलेस का सिंपल मीनिंग है, फियरलेस एक एडजेक्टिव है, और फियरलेस का मतलब है नो हैविंग और शोइंग फियर। फिर यहीं पर आपका दूसरा वर्ड है अनअफ्रेड। अनअफ्रेड, अनअफ्रेड का मतलब है नॉट अफ्रेड।
अफ्रेड के मीनिंग को समझ गए तो अनअफ्रेड के मीनिंग को भी समझ जाओगे। अफ्रेड का मतलब है फीलिंग फियर और वरी अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन का या किसी एक्शन का, किसी सिनेरियो का पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है उसके बारे में सोच के डरा हुआ बैठा हो, चिंता में बैठा हो, ऐसे पर्सन को कहते हैं अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब है तो फियरफुल, लेकिन फियरफुल किसके लिए? किसी पॉसिबल रिजल्ट के लिए। कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसका रिजल्ट अभी आना है, उसके बारे में सोच के डरा हुआ बैठा हूं। अब यहां पर हम सेंटेंस में इस तरह के किसी कंटेक्स्ट को, इस तरह के मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहे हैं। द फैमिली वाज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग बाय द ब्रेव फायर फाइटर। तो फियरलेस और अनअफ्रेड, फियरलेस का मतलब नॉट फीलिंग फियर, अनअफ्रेड का मतलब भी नॉट फीलिंग फियर हो जाएगा, लेकिन किसके बारे में? कोई पॉसिबल रिजल्ट के बारे में। इसी वजह से यहां पर जो है मेरा ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को पकड़ते हुए सही जो सिनोनियम होना चाहिए वो होना चाहिए फियरलेस। 16 का फर्स्ट 17 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ पर्सन कैन बी फ्रेंडली। अरे यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं? बोल्ड का एंटोनियम छाटना है मुझे इस सेंटेंस में। बोल्ड का क्या हो सकता है? फ्रेंडली, टिमिड, क्लेवर और फियरलेस, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। टिमिड, क्लेवर, फ्रेंडली, फियरलेस में से कौन सा वर्ड हो सकता है जो बोल्ड का एंटोनियम हो? बोल्ड का मीनिंग क्या है? बोल्ड का मतलब है हैविंग कॉन्फिडेंस टू टेक रिस्क। जिस पर्सन में इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो रिस्क ले ले, कुछ भी करने को तैयार हो जाए, डरे ना हो पॉसिबल रिजल्ट से, उस पर्सन को आप बोल्ड कह देते हैं। यार बहुत बोल्ड है, कुछ भी कर देता है। बोल्ड हो गया एडजेक्टिव। बोल्ड का मतलब हो गया हैविंग कॉन्फिडेंस टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क, नॉट शाई। जो शर्मिला ना हो, शाई ना हो, उसको भी बोल्ड कह दिया जाता है। नॉट शाई और नर्वस, हैविंग कॉन्फिडेंस, नॉट इजिली फ्राइटेंड, जिसको आसानी से डराया ना जा सके, जिसमें हिम्मत हो, रिस्क ले सकता हो, उसको कहा जाता है बोल्ड। अब देखिए यहां पर जो है टिमिड होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, फ्रेंडली या फियरलेस। क्लेवर और फ्रेंडली तो ऑप्शन से हटा दो। टिमिड का मतलब है फियरफुल, यहां पर लिखा है फियरलेस। हमें क्या बताना है? बोल्ड का एंटोनियम बताना है। तो बोल्ड का एंटोनियम नहीं, ये तो सिनोनियम हो जाएगा फियरलेस, तो यहां पर हो जाएगा टिमिड। तो सही ऑप्शन है 17 का फर्स्ट। आगे देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सोनू ईट्स, फिर ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है लाइक अ रैबिट। ईट्स यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की है, उसको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन। यहां पर देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्या पूछा गया आपसे, एक बार ऊपर पढ़ के देखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम को हमें बताना है। होमोनियम के बारे में पहले ही मैं 2-4 क्लासेस में बता चुका हूं। होमोनियम वो वर्ड होते हैं जो स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं। एक्चुअली में होमोनियम ना दो टाइप के होते हैं। होमोनियम होते हैं दो टाइप के। पहले होते हैं होमोग्राफ। ग्राफ का मतलब है राइटिंग, यानी कि जो राइटिंग, होमो का मतलब है सेम और ग्राफ का मतलब है राइटिंग, यानी कि राइटिंग में, यानी कि स्पेलिंग में जो सेम हो। सेम और सिमिलर इन स्पेलिंग, सिमिलर इन स्पेलिंग। फिर यहां पर दूसरे टाइप होमोनियम का जो दूसरा टाइप है वो है होमोफोन। होमोफोन, होमो का मतलब है सेम, फोन का मतलब है साउंड, यानी कि जो साउंड में सेम हो, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन में सेम हो। सेम और सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, इन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जो सेम हो, सिमिलर हो बोलने में, सुनने में।
इस टाइप के वर्ड्स को कहा जाता है होमोनियम। यहाँ पर आप देखेंगे कैरेट, इसको बोलूंगा कैरेट, इसको बोलूंगा कैरेट, इसको बोलूंगा कैरेट, इसको भी कैरेट। मतलब लगभग जो है सिमिलर सी प्रोनाउंसिएशन इनकी है, सिमिलर सा साउंड निकल रहा है, इसीलिए इनको होमोनियम बताया गया है। इन 4 होमोनियम में से किसी एक होमोनियम को सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग के हिसाब से उठाकर यहाँ पर फिट करना है। बताओ कौन सा होगा। कैरेट का मीनिंग पता है क्या? कैरेट का मीनिंग पता है क्या? पहले इसी का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। इमेज के द्वारा मैं आपको दिखा देता हूँ। CARET। देखिए कई बार जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस में कुछ हमारा छूट जाए तो उस छूटे हुए को एडजस्ट करने के लिए हम इस तरह का निशान लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा सी लाइक्स एप्पल, या मैंने लिखा सी लाइक्स केक, सही लिखा हुआ है। अब फिर मैंने लिखा सी लाइक्स पीस ऑफ केक। अब मुझे ध्यान आया कि यार यहाँ पर ए लगाना चाहिए था, ए आर्टिकल छूट गया, तो मैं क्या करता हूं, इस तरह का निशान लगाकर ए लिख देता हूं। इसी निशान को कहा जाता है कैरेट। आगे देख लेते हैं। एक वर्ड होता है CARET कैरेट, एक होता है कैरेट। गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एक यूनिट को, उस यूनिट को कहते हैं कैरेट। कहा जाता है 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट गोल्ड जो है मोस्ट प्योर गोल्ड माना जाता है। CARET, इसको भी कैरेट ही कहा जाता है। जेम स्टोन जो होते हैं, जो जेम स्टोन होते हैं, उनके वेट को मेजर करने के लिए, उनके वजन को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है कैरेट। लेकिन यहीं पे डिफरेंस खत्म नहीं होता, एक और कंफ्यूजन बच्चों के सामने जो है जनरेट कर दिया जाता है, वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को यूज किया जाता है उसको भी कैरेट कहते हैं, और जेमस्टोन के वेट को मेजर करने के लिए भी हम सी का यूज करते हैं, सी फॉर कैरेट। यूके वाले थोड़े डिफरेंस है। यूके वाले गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए इस वाले कैरेट को यूज करते हैं, KARET, और जेमस्टोन के वेट के लिए CARET। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंग्लिश को अपने तरह से जो है अपनी लैंग्वेज में चेंज किया है, ढाल लिया है, तो ये डिफरेंस है। कहीं पर लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना। फिलहाल सेंटेंस क्या था आपका, फिर एक और ऑप्शन था कैरेट। कैरेट का मतलब तो आपको पता है, गाजर, हलवा सबने खाया होगा पिछली सर्दियों में। तो सोनू ईट्स कैरेट लाइक अ रैबिट, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा 18वें का थर्ड मीनिंग के हिसाब से। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक इडियम आपको दिया गया है, ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का क्या मीनिंग होगा? देखिए, टू ब्लो स्मोक का लिटरल मीनिंग तो यही हो गया, यहाँ पर ये लड़की सिगरेट पी रही है, जॉइंट है, पता नहीं क्या है इसके हाथ में, और ये स्मोक को ब्लो कर रही है। ब्लो का मतलब फूकना, फूकना। ब्लो, टू ब्लो स्मोक का मतलब हो गया स्मोक वो अपने मुंह से बाहर फूकना। अब वो सिगरेट पी के करे या कुछ भी, किसी भी तरीके से करे, ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग। मेटाफोरिकल सेंस भी है टू ब्लो स्मोक का, और वो है टू ब्लो स्मोक का मेटाफोरिकल सेंस। टू ब्लो स्मोक का मतलब हो जाता है टू लाई समवन, टू लाई टू समवन। लाई तो इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो मैं टू लगाऊंगा। टू लाई टू समवन, टू डिसीव देम, टू डिसीव और कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए उससे झूठ बोलना। टू लाई टू समवन, टू डिसीव और कंफ्यूज हिम हर और देम। तो ये हो जाएगा टू ब्लो स्मोक का मेटाफोरिकल सेंस में मीनिंग। कौन सा वाला ऑप्शन आपको लगाना चाहिए? आपको लगाना चाहिए टू हाइड समथिंग, नहीं, टू लाई टू परप्लेक्स अदर, टू लाई टू परप्लेक्स। परप्लेक्स एक और वर्ड यहां पर यूज हुआ है, परप्लेक्स का मतलब है टू कंफ्यूज, टू लाई
टू कंफ्यूज अदर्स, टू टीच समवन रिलेंटलेसली नहीं, टू बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट नहीं। 19वें का दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना था। 20वें में देख लेते हैं। ओके, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसमें एक सेगमेंट को अंडरलाइन किया गया है, उस सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करने वाला सही ऑप्शन आपको चूज करना है। He was not happy until he gave up his job and live as a फकीर in the forest। फकीर क्या होता है दिखाई देता हूं मैं आपको। फकीर आपको सबको पता होगा, आम बोलचाल की भाषा में यूज होने वाला वर्ड है। वो लोग जो है सब कुछ सांसारिक मोह माया को, सुख को, दौलत को, संपत्ति को त्याग कर एक इस तरह से जीवन बिताते हैं जैसे उनके पास कुछ हो ही ना, उनको फकीर कहा जाता है। ये एक फकीर है, देखिए किस तरह के हैं ये। कांटों के बेड पर ही सोते हैं, कांटों की सही मतलब जो भी इसको बोलेंगे, सेज बोलेंगे, इस पर ये सोते हैं। इस तरह का जीवन ये लोग बिताते हैं। इनका अपनी कोई मान्यता होती है, उस हिसाब से ये जीवन जीते हैं, सांसारिक सुख मोह माया को सबको छोड़कर। इनको फकीर कहा जाता है। सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस बहुत मजेदार है। ही यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट के फंक्शन में हो गया। वाज लगी है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए था। कॉम्प्लीमेंट लगा है एडजेक्टिव के रूप में, एड लग गया एडवर्ब, सही लगा है। इसके बाद लगा है अनटिल। अनटिल एक ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन चाहे वो प्रीपोजिशन हो चाहे वो कंजंक्शन हो, होता है वो टेम्पोरल फंक्शन में। टेम्पोरल फंक्शन मतलब टाइम रिलेटेड फंक्शन में। टेम्पोरल को सही से लिख देता हूं, टेम्पोरल फंक्शन में। क्या कहा मैंने? अनटिल चाहे प्रीपोजिशन हो चाहे कंजंक्शन हो, वो टाइम रिलेटेड फंक्शन में ही होता है। अब ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन में एक और कंजंक्शन यूज किया गया, अनलेस। अब इन चारों ऑप्शन को और इस क्वेश्चन को फर्दर एनालाइज करने से पहले जरा अनटिल और अनलेस के फंक्शन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अनटिल और अनलेस का क्या फंक्शन होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। अनटिल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने भी बताया, अनटिल प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन टाइम को रिफर करने के लिए होता है, टाइम रिलेटेड फंक्शन में होता है। अनटिल चाहे प्रीपोजिशन हो चाहे कंजंक्शन हो, किसी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई एक्शन चला हो। कोई एक्शन, ये आपकी अगर टाइम लाइन है, कोई एक्शन यहां पर स्टार्ट हुआ, चलता रहा, यहां खत्म हुआ, तो इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, अनटिल लगा देते हैं। अनटिल प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, मतलब कोई नाउन फ्रेज लिखी जाएगी। नाउन भी कोई ऐसा जो कोई टाइम की यूनिट होगी, टाइम के पॉइंट को रिफर कर रही होगी, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम होगी। और अनटिल अगर कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन के बाद कोई नाउन क्लोज लिखी जाए, कंजंक्शन के बाद कोई क्लोज लिखी जाएगी, और वो क्लोज किसी टाइम को रिफर कर रही होगी। कैसे? अपने टेंस के द्वारा। और ये पूरी की पूरी क्लोज जो होगी वो एडवर्ब टाइम हो जाएगी। कहने का मतलब तो यही है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन फ्रेज एडवर्ब टाइम हो जाएगी। ये होता है अनटिल का फंक्शन। चाहे वो प्रीपोजिशन हो चाहे कंजंक्शन हो, वो ऐसे टाइम को इंट्रोड्यूस करता है जिस टाइम तक कोई एक्शन चला हो। बात कर लेते हैं अनलेस की। अनलेस एक और कंजंक्शन दिया है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन में। अनलेस की बात कर लेते हैं। अनलेस एक कंजंक्शन है। अनलेस कंजंक्शन एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है जिसका फुलफिल होना जरूरी है मेन क्लोज वाले एक्शन को अवॉइड करने के लिए। सोचिए मैंने क्या कहा, अनलेस एक कंजंक्शन के रूप में एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है जिसका फुलफिल होना जरूरी है अगर आपको मेन क्लोज वाला एक्शन अवॉइड करना है। तो इस चीज को जरा मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मेन क्लोज वाला एक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने लिखा शी विल पास द एग्जाम अनलेस सी स्टडी। तो सी की जगह ना यू कर देता हूं ताकि आप अपने आप से रिलेट कर पाओ।
सिचुएशन को, यू विल पास द एग्जाम, सॉरी, यू विल फेल द एग्जाम अनलेस यू स्टडी। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अनलेस कंजंक्शन एक ऐसी क्लोज को, एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है जिसका फुलफिल होना जरूरी है मेन क्लोज वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। यानी कि ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, यानी कि अगर आपने स्टडी कर ली, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, आपने अगर स्टडी कर ली, तो आप फेल होने को अवॉइड कर दोगे। और ये कंडीशन अगर फुलफिल ना हुई, यानी कि आपने स्टडी ना की, तो ये फेल आप करोगे ही करोगे, यानी कि मेन क्लोज वाला एक्शन वैलिड रहेगा। इसी चीज को अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाना चाहूं, अगर मैं इसी सिनेरियो को आसान शब्दों में और आपके दिमाग में घुसाने के लिए दूसरे शब्दों में कहना चाहूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अनलेस जिस क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है या अनलेस के द्वारा जो कंडीशन लिखी जाती है, वो कंडीशन अपने फुलफिल होने तक मेन क्लोज वाले सिचुएशन को, एक्शन को वैलिड रखेंगे। और जैसे ही वो हो जाएगा तो ये खत्म, ये सिनेरियो, ये सिचुएशन खत्म। यानी कि यू विल फेल द एग्जाम अनलेस यू स्टडी, अनलेस जिस कंडीशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कंडीशन अपने फुलफिल होने तक मेन क्लोज वाले एक्शन को वैलिड रखेगी। और जैसे ही ये फुलफिल हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फेल वाली सिचुएशन इनवैलिड हो जाएगी। इस तरह की कंडीशन को इंट्रोड्यूस करता है। अब देखिए यहां पर आपके सेंटेंस में अनटिल भी यूज किया जा सकता है, अनलेस भी यूज किया जा सकता है। यानी कि जो ही के हैप्पी ना होने की स्टेट है, इसको हम एक टाइम तक भी बता सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो हैप्पी नहीं रहा, उसके बाद वो हैप्पी हो गया। अब इस सिचुएशन को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की तरह रिफर कर रहे हैं। ही गेव अप हिज जॉब एंड लिव एज ए फकीर इन द फॉरेस्ट, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब लगा रखी है ना हमने, तो ये पास्ट का एक पॉइंट हो गया। और हम ये कह रहे हैं पास्ट के इस पॉइंट तक ये सिचुएशन रही नॉट हैप्पी वाली। अगर हम अनटिल को लगा रहे हैं तो अनटिल और अनलेस के कंजंक्शन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समझ लो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं अपना और आपका। यहां पर अनटिल के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा है वो पास्ट के एक पॉइंट को रिफर कर रही है, और हम ये कह रहे हैं कि नॉट हैप्पी वाली जो सिचुएशन है, जो स्टेट है, वो इस पॉइंट तक रही। और अगर हमने यहाँ पर अनलेस लगा दिया तो हम ये कह रहे हैं कि अनलेस के द्वारा जो जोड़ी गई कंडीशन है, उस कंडीशन के फुलफिल होने तक ये नॉट हैप्पी वाली स्टेट रही, उसके फुलफिल होने तक। जैसी वो फुलफिल हो गई, ये नॉट हैप्पी वाली जो सिचुएशन है ये इनवैलिड हो गई, यानी कि वो नॉट हैप्पी से क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अनटिल और अनलेस दोनों को कंजंक्शन के फंक्शन में लगाया जा सकता था, तो अनटिल और अनलेस की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। गलती यहां पर अनटिल और अनलेस में नहीं है, गलती है यहाँ इस वर्ब में। भाई अनटिल लग गया कंजंक्शन, ही लग गया प्रोनाउन सब्जेक्ट, गेव अप लग गई मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव नेचर की है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा है, एंड लगाया आपने कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन सिमिलर वर्ब को जोड़ता है, सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ता है। यहां पर अगर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी थी तो भैया यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि यहां पर अनटिल के द्वारा आप पास्ट के एक पॉइंट को रिफर कर रहे हैं। तो यहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाया पास्ट के उस पॉइंट को रिफर करने के लिए, यहां पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे छोड़ दिया। ये यहां पर प्रॉब्लम होगी। इस हिसाब से हम ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं। क्या लिखा है, अनटिल सही लगा है, ही गेव अप हिज जॉब सही लिखा है, लिव्स गलत हो गया, लिव्स नहीं लगाना है। हालांकि ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिव्स आता, वो बात सही है, लेकिन लिव्स नहीं लिव्ड आना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसी वजह से गलत हो गया। अनटिल ही गेव अप हिज जॉब एंड लिव्ड, ये सही है। अनलेस लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ही गेव अप यहां पर लिव्स किया हुआ है, इसी वजह से गलत हो गया। अनटिल लगाया सही है, यहां पर देखिए गिव्स अप कर दिया, यहां पर लिव्ड कर रखा है, ये भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हालांकि अगर जिन बच्चों को ये अनटिल अनलेस का पॉइंट भी समझ में ना आया हो,
ये अब तो आ ही गया होगा क्योंकि मैंने समझा दिया। पहले से ना पता हो उन्होंने भी सेंटेंस को कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस कर लिया होगा कि यार ही के साथ लिव नहीं लिव्स आना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद वो यहाँ पर फंस गए होंगे कि गेव अप लगाए या लिव्स लगाए। उसके बाद उन्होंने इस पहले ऑप्शन को सही करने की कोशिश की होगी, यहाँ पर वो गलती कर गए होंगे। तो 20वें का दूसरा ऑप्शन आना चाहिए। ये हमारे संत फकीर। 21वें पे बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? ध्रुव्स एंगर ब्लेज ऑफ अनकंट्रोलेबली। सब्स्टिट्यूट करना है इस सेगमेंट को हमें। ध्रुव्स एंगर, पजेसिव नाउन लगा है, पजेशन लगी है, ये नाउन हो गया, ये पजेसिव नाउन हो गया, ये पजेशन हो गई, यानी कि ध्रुव्स एंगर हमारा हो गया नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट है। ब्लेज्ड है मेन वर्ब। अब देखिए ब्लेज का मतलब क्या है? ब्लेज का मतलब है टू बर्न, जलना। अब ये जो ब्लेज है ये तो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो उसके बाद आएगा नहीं। हाँ प्रीपोजिशन आ सकती है, लेकिन हम प्रीपोजिशन लगाएंगे कब? जब हमें किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ना हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तभी तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन लगा दी उसने, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन भी तो आना चाहिए था। या तो कोई प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला नाउन प्रोनाउन है ही नहीं। अनकंट्रोलेबली तो एक एडवर्ब मैनर लिखा है, एडवर्ब मैनर, ब्लेज के मैनर को बताने के लिए। अब अगर ये एडवर्ब लिखा है और इस ऑफ के बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा है जिसको हम इस ऑफ का ऑब्जेक्ट कह सके, इट मींस ऑफ प्रीपोजिशन के फंक्शन में नहीं है। ऑफ अगर प्रीपोजिशन के फंक्शन में नहीं है तो उसको यहाँ पर एडवर्ब के फंक्शन में होना चाहिए। और इस प्रकार से ब्लेज, इंट्रांजिटिव वर्ब और ये एडवर्ब मिलकर बना रहे होंगे एक फ्रेजल वर्ब जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होगा, और वो मीनिंग इस सेंटेंस में सिमेंटिकली फिट हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लेज ऑफ कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए ब्लेज ऑफ, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती है। इस स्ट्रक्चर में, इस मीनिंग में कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती है। फिर लिखा है ब्लेज आफ्टर। ब्लेज आफ्टर भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। हालांकि ब्लेज के बाद, चूंकि ब्लेज इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन आफ्टर अगर प्रीपोजिशन के रूप में यूज होगा तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे मैं लिख दूं माई कार ब्लेज्ड आफ्टर माई हाउस, पहले मेरा घर जला उसके बाद मेरी कार जली, तो आफ्टर यहां पर प्रीपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। ब्लेज आफ्टर को इस तरह से यहां नहीं लगाया जा सकता, और ब्लेज आफ्टर जैसी कोई फ्रेजल वर्ब है भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हटा दो। हाँ ब्लेज अप, ब्लेज अप एक फ्रेजल वर्ब है। ब्लेज अप का मतलब हो जाता है, ब्लेज अप का मतलब हो जाता है टू बिकम मोर स्ट्रोंगर, सॉरी टू बिकम स्ट्रोंगर और मोर एक्सट्रीम। टू बिकम स्ट्रोंगर और मोर एक्सट्रीम, यस एक्सट्रीम ही लिख दो, कोई दिक्कत। मोर एक्सट्रीम लिखोगे तो ज्यादा सही है क्योंकि और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया। ब्लेज अप का मतलब टू बिकम स्ट्रोंगर और मोर एक्सट्रीम। वॉयलेंस, एंगर या फीलिंग के स्ट्रोंगर होने के कंटेक्स्ट में हम ब्लेज अप को रिफर करते हैं। अगर आपका कोई इमोशन, आपकी कोई फीलिंग, आपका वॉयलेंस, आपका एंगर, आपकी सैडनेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और ज्यादा एक्सट्रीम हो गई, तो हम कहते हैं ब्लेज अप हो गई। ब्लेज अप को इसी कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो एंगर का कंटेक्स्ट है, हमें यहाँ पर यूज करना है ब्लेज अप। ध्रुव्स एंगर ब्लेज्ड अप अनकंट्रोलेबली। ब्लेज इनटू जैसी भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती, ब्लेज ऑनवर्ड्स भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती, ठीक है। हालांकि ब्लेज इनटू को भी आप यूज कर सकते हैं, ब्लेज ऑनवर्ड्स को प्रीपोजिशन के फंक्शन में तो यूज कर ही सकते हैं, एडवर्ब के फंक्शन में फ्रेजल वर्ब बनाकर ये नहीं आ सकती। 21वें का हो गया दूसरा ऑप्शन। 22वें पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ पीस ऑफ केक को सब्स्टिट्यूट करने वाला ऑप्शन बताना है। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बहुत इजी हो करने में। समथिंग दैट इज इजी टू डू, समथिंग
दैट इज easy to do or accomplish. मतलब टू कंप्लीट समथिंग. अ पीस ऑफ केक मतलब उठा के खा लो, कोई मुश्किल ही नहीं है. अ वेरी इजी टास्क. 22वें का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन. आगे चल लेते हैं. 23. ओके, फिल इन द ब्लैंक. एक सेंटेंस आपको दिया गया है, दो ब्लैंक को फिल करना है. ही ब्लैंक इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द, फिर एक ब्लैंक दिया गया है. तीन होमोनियम आपको दिए गए हैं. डोज, डज, डोज. देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना ए, इसमें ये जो स्पेलिंग है डोज, और इसको मैं कह रहा हूं बी को डज, स्पेलिंग में सेम है, इसीलिए इनको होमोनियम बोला जा रहा है. लेकिन इस वाले वर्ड का मीनिंग कुछ और है. इस वाले वर्ड का मीनिंग है फीमेल डियर. उसने यहाँ पर हिंट भी दिया है कि ये वाला जो वर्ड है मैं इस फीमेल डियर के लिए यूज कर रहा हूं. ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू की एस फॉर्म. ये एक नाउन हो गया. अभी जो डोज है इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, इसका फंक्शन भी समझ में आ जाएगा मीनिंग के हिसाब से आपको. डोए एक वर्ड होता है डोए, या डो बोलते हो इसको. तो डो का मतलब, प्रोनाउंसिएशन तो हम नॉर्थ इंडिया वालों का सबके खराब है, उसके लिए मुझे ही माफ करना. प्रोनाउंसिएशन पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है जरूरत है. फिलहाल तो नहीं है, जिस दिन लगेगा तो सुधार लूंगा. डो का मतलब क्या है? डो का मतलब होता है अ फीमेल डियर. फीमेल डियर, ये आपके सामने डो है. हालांकि रैबिट के, गोट के, एंटीलोप के फीमेल वर्जन को या फीमेल स्पीसीज को भी डो कह दिया जाता है. अब इसी का प्लूरल बना के लिखा हुआ है, इसी डो का प्लूरल बना के लिखा गया है. इस वाले का आपके सेंटेंस में इस वाले का प्लूरल बनाकर लिखा गया है. यहां पर एस लगा दो. दिखा हुआ लग रहा है क्या एस? डी ओ ई का मतलब हो गया ये एक, बहुत सारों को रिफर करना है तो एस लगा दो. ये वाला वर्ड आपको दिया गया है तो ये तो एक नाउन ही है. ये हो गया आपका एक नाउन. ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया यहाँ पर नाउन. अब सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करें तो ही हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है. यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर कोई नाउन तो आ ही नहीं सकता है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हटा ही दो. भाई प्रोनाउन लग गया सब्जेक्ट के फंक्शन में, दूसरा नाउन लगाएंगे तो प्रीपोजिशन से जोड़ के लगाएंगे. प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आना है हेल्पिंग वर्ब डज, DOES, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आ गया. तो बस ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, ये बचा. फिर भी आगे स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं. ही डज इमिटेट का मतलब होता है टू कॉपी. टू कॉपी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता, प्लेफुल मूवमेंट ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? डोज. डोज तो आ नहीं सकता. डोज का मतलब क्या होता है? एन अमाउंट ऑफ मेडिसिन, अ फिक्स अमाउंट ऑफ मेडिसिन. डोज का मतलब मैं आपको बता दूं इमेज से. कहते हैं ना डॉक्टर साहब ये डोज ले लेना सही हो जाओगे, तो इसके हाथ में जो है ये डोज है, एक डोज है ये 3-4 गोलियों की, इसको कहते हैं डोज. तो ये भी नहीं आना है. इसके प्लेफुल मूवमेंट को तो कॉपी करता नहीं है, वो कॉपी करता है इस फीमेल डियर के प्लेफुल मूवमेंट को. तो यहाँ पे आ जाना चाहिए ए, यानी कि डोज. ये हो जाएगा आपका बी और ए. अब देखो एक क्वेश्चन जो है इस सेंटेंस में कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना था तो हमने सब्जेक्ट लिख देना था और उसके बाद लिख देना था हमें ही इमिटेट्स. SEIS क्यों नहीं लगाया? हमने डज प्लस मेन वर्ब क्यों लिखा? यानी कि पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी बच्चा, फिर उसके बाद लिखा मेन वर्ब. एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गई, ही सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब. दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास हो गई ही सब्जेक्ट और इमिटेट्स हो गया मेन वर्ब. हमने डज क्यों लगाया सॉरी. देखो ये डज ना बच्चा पार्शियल मोडाल की तरह काम करता है. जैसे मैंने लिखा सी वर्क्स हार्ड. अब ये मैंने कहा उसके बारे में, कोई लड़की है, मैंने मेरे सामने आई और मैंने उसको देख के कह दिया सी वर्क्स हार्ड.
अब इस सेंटेंस के बोलने में मेरी दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, मेरे दो तरह के एटीट्यूड है। पहली तो ये कि ये एक ओपिनियन हो सकती है, हो सकता है वो हार्डवर्क करती ना हो, दो चार बार मैंने इसको देख लिया हो और मौके से वो काम करती हुई पाई गई हो तो मैंने कह दिया सी वर्क्स हार्ड। ये मेरी उसके बारे में पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक फैक्ट भी तो हो सकता है, यानी कि जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस किसी के लिए बोलता हूं वो किसी रेगुलर फ्रीक्वेंट एक्शन को दिखाता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये एक ओपिनियन भी हो सकती है, फैक्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि ये जो बात है ये मेरी ओपिनियन नहीं बल्कि एक फैक्ट है, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट न लिख के हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा और फिर वर्क लगाऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फैक्ट को रिफर करने के लिए लगाई जाती है, और इस तरह से कहा जा सकता है कि डज जो है पार्शली, चूंकि एक पर्सन के यानी कि स्पीकर के एटीट्यूड को रिफर कर रहा है, मूड को रिफर कर रहा है, तो डज यहां पर पार्शली मोडाल कहा जा सकता है। तो कहीं पर इस तरह से डू डज लिखा हुआ दिख जाए तो परेशान मत होना। 23 का फोर्थ ऑप्शन बी ए। 24 ओके, एक वर्ड दिया गया है स्क्रोनी। स्क्रोनी के स्क्रोनी यहां लगा है, एक तरीके से मान लो स्क्रोनी यहां लगा है, उसको रिप्लेस करने वाला वर्ड जो सेम मीनिंग में हो वो लिखना है और जो सेंटेंस में भी फिट हो जाए। हिज स्क्रोनी स्टेचर वाज नॉट ए मेजर ऑफ हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी। देखिए स्क्रोनी का मतलब होता है वेरी थिन एंड बोनी, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा पतला हो, हड्डियां दिखती हो, उसको कह दिया जाता है स्क्रोनी। वेरी थिन एंड वेरी थिन एंड बोनी, जिसकी हड्डियां दिखती हो, स्क्रोनी। तो स्क्रोनी का मीनिंग तो लिखा हुआ है, थिन लिखा हुआ है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। बाकी के वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं। सिकली का मतलब क्या होता है? सिकली, सिकली का मतलब हो गया वीक एंड अनहेल्थी। कोई ऐसा पर्सन जो कमजोर हो, अनहेल्थी हो, उसको सिकली कहा जाता है। देखिए एक वर्ड है सिक, सिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है टेम्पोररीली इल। कोई पर्सन टेम्परेरी रूप से इल हो थोड़े समय के लिए, उसको कहा जाता है सिक। सिकली का मतलब हो गया कमजोर हो, अनहेल्थी हो या लंबे समय तक के लिए बीमार हो। क्रोनिकली इल, क्रोनोकली, क्रोनोकली इल, क्रोनिकली, क्रोनिकली इल, लंबे समय के लिए जो है बीमार। ये डिफरेंस है सिक में और सिकली में। कीन का मतलब क्या है? कीन का मतलब, सही ऑप्शन तो ये हो गया इसका थर्ड, चारों ऑप्शन में मैंने नजर मार ली, आप भी मान ली। कीन का मतलब क्या है? कीन का मतलब है वेरी ईगर और इंटरेस्टेड, वेरी ईगर, इंटरेस्टेड और वांटिंग टू डू समथिंग। कोई भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इच्छुक हो उसको करने का कीन कहा जाता है। या फिर एक्सट्रीम के मीनिंग को रिफर कर देता है, स्ट्रॉन्ग या एक्सट्रीम के मीनिंग को। मस्कुलर का मतलब क्या होता है? मस्कुलर का मतलब हैविंग मसल्स। कोई ऐसा पर्सन जिसकी मसल्स निकली हुई हो उसको मस्कुलर ही कहा जाता है। ये है मस्कुलर पर्सन। मस्कुलर का मतलब हो गया हैविंग मसल्स या रिलेटेड टू मसल्स, हैविंग मसल्स। यहां पर देखिए इस लेडी की और इस मैन की मसल्स देखिए, इन्हीं को मसल्स कहा जाता है। जिम वगैरह में जाकर लोग इस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर को अपने ढाल लेते हैं, मसल्स को बाहर निकाल लेते हैं, इनको कहा जाएगा मस्कुलर पर्सन। हैविंग मसल्स और रिलेटेड टू मसल्स, रिलेटेड टू मसल्स। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी जो आपकी मसल्स से रिलेटेड हो तो उसको भी कहा जा सकता है मस्कुलर। ठीक है,
24 का थर्ड ऑप्शन हो जाना था यहाँ पर। 25 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सीज तो सही लिखा हुआ है। सीज का मतलब है टू टेक समथिंग क्विकली एंड होल्ड इट, कुछ छीन लेना और होल्ड करना, उसको सीज करना होता है। सीज, तो ये जो वर्ड है सीज फिजिकल और मेटाफोरिकल दोनों सेंस में यूज हो जाता है। आप किसी अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकते हैं। आप कोई पर्सन कुछ लेके खड़ा है, उससे छीन ले, अपने हाथ में रखे, आपने वो सीज कर लिया। तो सीज का मतलब है टू टेक समथिंग क्विकली एंड कीप और होल्ड इट। कोई क्विकली आपने कुछ लिया और उसको होल्ड कर लिया अपने पास, सीज करना होता है। सही लिखी है स्पेलिंग। डिसअपॉइंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, डबल एस नहीं होता यहाँ पर। डिसअपॉइंट का मतलब होता है टू मेक समवन फील अनहैप्पी, या टू फेल टू सेटिस्फाई समवन। कोई आपसे उम्मीद लगाकर बैठा था, आपने उसको आप उसको सेटिस्फाई करने में फेल हो गए, आपने उसको डिसअपॉइंट कर दिया। इसी की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। रिबुक का मतलब क्या होता है, फोर्सी का मतलब क्या होता है, इमेज के द्वारा आपको समझा देता हूं। रिबुक का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज यू डिसअप्रूव देयर एक्ट। किसी ने कुछ गलत कर दिया, आप उसकी एक्टिविटी को डिसअप्रूव करते हुए जब उससे गुस्से में बात करते हैं, उसको डांटते हैं, तो आप उसको रिबुक कर रहे हैं। यहाँ पर इसने बच्ची ने कुछ कर दिया, इसकी मदर जो है इसको डांट रही है, गुस्से में बात कर रही है, क्योंकि वो इसकी एक्टिविटी को डिसअप्रूव करती है। रिबुक का मतलब हो गया टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज you disapprove their act, फिर एक वर्ड आया foresee का मतलब है टू नो समथिंग इन एडवांस, कुछ एडवांस में जान लेना, कुछ अनुमान लगा लेना या जान लेना। आपने कई तरह के लोग देखे होंगे जो फ्यूचर में बता देते हैं ये होने वाला है। वो क्या करते हैं, फोर्सी करते हैं आने वाली सिचुएशन को, या जो होने वाला है उसको वो एडवांस में बता देते हैं। एडवांस में बताने का मतलब होने से पहले बता देना, बिफोर इट हैपेंस। टू नो समथिंग इन एडवांस, या बिफोर, एडवांस का मतलब बिफोर इट हैपेंस, इसके होने से पहले ही वो बता दें कि होने वाला है या ऐसा होगा। इसको कहते हैं फोर्सी करना। यहाँ पर एक लड़की को दिखाया गया है जिसके पास तरह तरह की चीजें हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, कोई इस तरह की, इसके पास कोई इस तरह का ज्ञान हो, विद्या हो, जो चीजों को फोर्सी कर सकती है। फोर्सी का मतलब टू नो समथिंग इन एडवांस, या टू नो समथिंग अबाउट फ्यूचर इन एडवांस बिफोर इट हैपेंस। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, खत्म होते हैं। इसी तरह से जो है शब्दों के मीनिंग को आपको समझना है। इंग्लिश के वर्ड है, इंग्लिश में ही इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करो, ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।